एवरी सिंबल एंड साइन ऑफ द पास्ट इज अबाउट ऑपरेशन, उनको डिमोलिश करना चाहिए। जो एक रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी वाली जो एक फीलिंग थी, सोच थी, उसको लोगों ने लेफ्ट के साथ एसोसिएट किया। नक्सलाइट लेफ्ट, देयर इज एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री लेफ्ट, रेडिकल लेफ्ट, सेंट्रिस्ट लेफ्ट, देयर इज अ पार्लियामेंट्री लेफ्ट। अगर वो जार है उसके बेटे को भी मार दो, उसकी बीबी को भी मार दो, उसके जो मेड थे उसको भी मार दो। पास्ट का कोई सिंबल जीवित नहीं रहना चाहिए। आप देखें तो भारत में आजादी के वक्त 5 तरह के अलग अलग राइट विंग प्लेटफॉर्म्स थे। वो हुए श्री राजगोपालाचारी, हाँ, चक्रवर्ती श्री राज को। वो अमेजिंग इंटेलेक्चुअल थे और उनकी आप अगर राइटिंग पढ़ें, और जो 1959 में स्वतंत्र पार्टी का गठन, स्वतंत्र पार्टी, फ्रीडम, गुजरात से जो स्टॉक मार्केट, अभी का जो आप कैपिटलिज्म कह सकते हैं, काफी कम। गांधी की हत्या के बाद हिंदू महासभा काफी कमजोर हो गई थी। सीपीआई बनता है 64 में और सीपीआईएम बनता है, पहला स्प्लिट हुआ। फिर 67 तक आते आते सीपीएम जो अपने आप को ज्यादा रेडिकल मानता, उसमें एक धड़ा बोलता नहीं, आप अभी भी उतने रेडिकल नहीं है, वो और रेडिकल है। वो कहता है बिल्कुल एनाहिलेशन होना चाहिए, कि इंडिविजुअल एनिमी, गांव में कोई जमींदार है मार दो, कोई पूंजीपति है उसे मार दो, था कि विलेज रिपब्लिक हो, गांव की जो अपनी कल्चर है, फोक विजडम है, उनको आप सेलिब्रेट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसको लाइमलाइट में लाया जाए। टॉलरेट मत कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। देयर इज अ डिफरेंस। हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सीन क्या है। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट पे मिस्टर सज्जन कुमार है, who has done his PhD in political science from GNU and is now a political analyst. He writes in a lot of newspapers, magazines, he writes a lot of articles. और आज हम इंडिया की राइट विंग की जर्नी जो रही है पिछले 60-70 सालों में, उसके बारे में बात करेंगे। कैसे राइज ऑफ द राइट हुआ, कैसे पहले नहीं हुआ था, क्या इसके पीछे पूरा का पूरा वॉर, एक नैरेटिव वॉर चल रहा है, हम उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस एपिसोड। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप आए इस एपिसोड पे, और आई होप जो लोग देख रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिले, जानने को मिले, और अच्छे से ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएँ टॉपिक्स को। एंड आई ऑल्सो आई एम वेटिंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू, बिकॉज आपने इसकी पूरी स्टडी करी हुई है। सो आपको कैसे लग रहे हैं यहाँ पे आके? पहले आप बताइए। बिल्कुल रिलैक्स वाइब रखेंगे, बिल्कुल जैसे हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही रखेंगे इसको। तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर, कि इंडिया की जो राइट विंग की मैं हिस्ट्री ही बोलूँगा, जो ये 1947 से स्टार्ट हुआ, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए, हमें पीछे लेके जाओ, और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे आएंगे टिल टुडेज टाइम, द एरा ऑफ मोदी बेसिकली। कैसे इवॉल्व हुआ, क्यों इतनी नेगेटिविटी है एक सर्टेन स्ट्रैटा में इंडिया में राइट विंग को लेके, और कैसे उसको चेंज करा जा सकता है? देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल है। अगर आप देखें तो पहले हम बात ये करते हैं कि परसेप्शन क्या है इंडियन राइट को लेके, इंडिया के राइट विंग को लेके। पहले हम क्या ये लोगों को समझा दें कि राइट और लेफ्ट में फ़र्क क्या है? हाँ बिल्कुल, इस चीज़ को हम कर देते हैं। देखिए, जो बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में अगर आप देखें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये एक कॉमन सेंस में ये अंडरस्टैंडिंग आई कि जो लोग ट्रेडिशन के साथ धीमे धीमे चेंज चाहते थे, कि लेकिन वो चाहते थे कि ट्रेडिशनल जो आपकी विजडम है, जो आपके सिंबल्स हैं, जो आपके कल्चर्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनकी भी एक सेंट्रलिटी रहे, जी, जो जीने के तौर तरीके हैं। हाँ, तो वो राइट की तरफ माने गए। और जो बिल्कुल ही पास्ट को लेके एक एंगर था कि पास्ट इज ऑल अबाउट बैड थिंग्स, एवरी सिंबल एंड साइन ऑफ द पास्ट इज अबाउट ऑपरेशन, उनको डिमोलिश करना चाहिए। हाँ, तो वो जो एक रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी वाली जो एक फीलिंग थी, सोच थी, उसको लोगों ने बेसिकली लेफ्ट के साथ एसोसिएट किया। ये बिल्कुल सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, आपको डेप्थ में जाना है, आप इसके ऊपर किताब। अब इसमें हर कंट्री की अलग अलग हिस्ट्री है, अलग अलग स्पेसिफिक लेफ्ट और राइट की जर्नी है, और विद इन राइट और विद इन लेफ्ट भी बहुत सारे स्ट्रैंड रहे हैं। तो वो एक पूरा का पूरा एक अलग डिबेट है, उसकी एक लिटरेचर है। बट मोटा मोटी यही है कि जब आप राइट की बात करते हैं तो पास्ट का दखल प्रेजेंट में हमेशा रहता है। जी, सही बात है।
और बिना पास्ट के अपना प्रेजेंट या फ्यूचर बना ही नहीं बना सकते हैं। और जब आप फ्यूचर की भी परिकल्पना करते हैं तो उसमें भी जो है प्रेजेंट जो है वो पास्ट और फ्यूचर के बीच का एक ट्रांजिशन फेज होता है, जो अभी हम बात कर रहे हैं। तो जैसे आप देखें कि आपने जो सवाल पूछा कि राइट विंग की इतने निगेटिव मतलब परसेप्शन क्यों है, खासकर सोसाइटी के एक स्ट्रेटा में, और वो स्ट्रेटा कौन है? वो स्ट्रेटा आप देखेंगे तो ज्यादातर मेट्रोपॉलिटन एलिट्स हैं। मेट्रोपॉलिटन एलिट्स में भी वो लोग हैं जो जिनका एक्सपोजर ज्यादातर एलिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वो भी सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, लिबरल आर्ट्स, जर्नलिज्म, इस तरह के सब्जेक्ट्स में जिनका ज़्यादा आप देखेंगे कि MBA, इंजीनियरिंग, IT, साइंस, इस तरह के स्ट्रीम में वो एलिट अगर जाता है तो वो राइट को लेके बहुत ज़्यादा उसका कंटेम्प्ट नहीं है। हमेशा आप देखेंगे कि ज़्यादा कंटेम्प्ट उनका आ रहा है जो थोड़े से रिलेटिवली प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आ रहे हैं, और उनकी जो एजुकेशनल जो ट्रेनिंग है वो बेसिकली एलिट इंस्टीट्यूशंस में हो रही है। और तीसरा, वो जो सब्जेक्ट जिनमें उनकी एक्सपर्टीज या एक्सपोजर हो रहा है वो या तो सोशल साइंस का होगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, या वो ह्यूमैनिटीज़ में होंगे जो लिटरेचर, लैंग्वेज वगैरह में, या आजकल जो लिबरल आर्ट्स वगैरह एक नया इंटरडिसिप्लिनरी चला है, तो और जर्नलिज्म, मीडिया वगैरह में, या आप उससे एसोसिएटेड आप देख लें जो आर्ट्स, एस्थेटिक्स, ड्रामा, म्यूजिक, इस तरह की जो अब ये क्लियर है कि भाई किस स्ट्राटा ऑफ सेक्शन में राइट को लेके एक बिल्कुल ही निगेटिव परसेप्शन बना हुआ है। तो ये तो है कि क्यों, किसके बीच में बना हुआ है और क्या फैक्ट है, क्यों बना हुआ है, इसके पीछे थोड़ा और गहराई से, थोड़ा सा आप माइक दूर कर लीजिए, ये जाने की जरूरत है। ठीक। तो आप देखिए कि कोई भी जो आइडियोलॉजी होती है, या जिसको आजकल एक टर्म है हर कोई यूज करता है, कोई भी डिस्कोर्स होता है, विमर्श होता है जो हिंदी में कहते हैं, उनके बीच में एक हेजेमोनी को लेके लड़ाई होती है जी। हेजेमोनी एक टर्म है कि वर्चस्व किसका। जी 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 जी। अब जिसको आप हेजेमोनी कहें, उसका वर्चस्व हमारे और आपके बीच में तब होगा कि कौन किसको डिफाइन कर सकता है। ये बहुत ही फंडामेंटल पावर का एक पावर डिफरेंशियल जो है, जो पावर की जो डिफरेंस है दो विमर्श के बीच में, उसको मापने का तरीका है कि कौन किसको डिफाइन कर रहा है। अब इंडिया में आप देखें कि ये एक, आप कहीं भी देखेंगे इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में, कि जो लेफ्ट और लिबरल आज के डेट में जो ट्रेडिशनल डिफरेंस था लेफ्ट और लिबरल के बीच में, वो खत्म हो गया। बिल्कुल। क्योंकि इंडिया का जो अभी का जो लिबरल है वो बिल्कुल लेफ्ट की तरफ चला गया है। तो जो लिबरल या जो सेंट्रिस्ट स्पेस है वो खाली है, राइट वाले इधर आने की कोशिश कर रहे हैं अपने राइट वाले स्पेस को मतलब बरकरार रखने के साथ। अब आप ट्रेडिशनल देखेंगे कि इंडिया में हमेशा चूंकि जो डेफिनेशन, दूसरों को डिफाइन करने का जो पावर था, जो इंटेलेक्चुअल पावर था, वो लेफ्ट और लिबरल्स के पास आ गया पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद वाले फेज में। उस पे हम लोग जाएंगे बाद में जी, कि उसका भी क्या रीजन था, कि उसका क्या रीजन था, उस पे हम लोग जाएंगे। बहुत सारे तमाम यूनिवर्सिटीज बनते हैं, कांग्रेस पार्टी की इंटरनल कैसे पॉलिटिक्स होती है, उसमें कैसे लेफ्ट कांग्रेस के साथ आता है, और जो कांग्रेस एक मध्यम मार्गी पार्टी जो गांधीयन था वो कैसे वाम मार्गी बन जाती है, उस पर हम लोग बात करेंगे। बट अभी जो पते की बात है वो है कि इंडिया का जो लेफ्ट और जो लिबरल है वो खुद की तो डिफिनेशन देता है कि लेफ्ट होने का मतलब क्या है। आपस में उनकी राइवलरी भी है, डिफरेंट थ्रेड्स ऑफ लेफ्ट की, एक्सट्रीम लेफ्ट से, पार्लियामेंट्री लेफ्ट से, कंजर्वेटिव लेफ्ट, ये आता है। लिबरल्स खुद को तो डिफाइन करते हैं, लेकिन ये लोग राइट क्या है इसको भी डिफाइन करते हैं जी। इंडिया का जो राइट विंग है उसने कभी भी सेल्फ कॉन्शियसली खुद को डिफाइन करने की कोशिश नहीं की। इसलिए राइट क्या है ये भी एंटी राइट जो डिस्कोर्स है वो बताता है। और चूंकि उनकी हेजेमोनी उन इंस्टीट्यूशंस में है जहां पे नैरेटिव जो है, डिस्कोर्स जो है, वो बनाया जाता है, परसेप्शंस बनाए जाते हैं, गढ़े जाते हैं, ये एक कला है। तो इसलिए राइट क्या है इसकी डेफिनेशन हमेशा एंटी राइट विमर्श के लोग जो लेफ्ट या लिबरल पैराडाइम से आते हैं उन्होंने किया। तो एक बहुत बड़ा कारण यह है कि इंडियन राइट जो है वो इंटेलेक्चुअल नैरेटिव वॉर में एक लंबे समय तक बहुत ही उससे विमुख रहा, उसकी बहुत रुचि उसमें नहीं थी। एक बहुत ही कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि जो लेफ्ट है वो एक्टिविज्म और नैरेटिव वॉर में काफी आगे होता है, और राइट जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आगे होता है। संगठन की दृष्टि से इंडियन राइट बहुत सफल रहा ट्रेडिशनली।
भले ही ये चुनाव नहीं जीते थे, लेकिन संगठन था इनके पास, कैडर आपके। बिल्कुल। और लेफ्ट और लिबरल्स जो थे वो सांगठनिक रूप से कमजोर हो या मजबूत हो, लेकिन वो नैरेटिव वीव करने के मामले में और एक्टिविज्म के मामले में वो बहुत आगे रहे। और ये वर्ल्ड ओवर दिखा, ये वर्ल्ड ओवर था, ये वर्ल्ड ओवर था। तो इस कारण से पहला तो कारण ये है कि निगेटिव किन के बीच में है, तो वो एक एलीट मेट्रोपॉलिटन स्ट्राटा जो ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस और लिबरल आर्ट्स में है, उनके बीच में ज्यादा है। दूसरा कारण यह है कि जिन इंस्टीट्यूशंस में डेफिनेशन और परसेप्शन और डिस्कोर्स कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं वो लेफ्ट और लिबरल के कब्जे में है, भले ही पॉलिटिकली ये राइट विंग आज हेजेमोनिक है। और इस कारण से राइट क्या है ये भी जो डिफाइन करने की पावर है वो राइट विंग के पास नहीं है, बल्कि ये लेफ्ट और लिबरल कम्युनिटी के, इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी के पास है। तो एक कारण है। अब इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है कि क्या जिस तरीके से राइट को दिखाया जाता है, तो आप देखेंगे राइट विंग को जब बताया जाता है तो ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे राइट विंग में कोई इंटरनल डाइवर्सिटी है ही नहीं, इनकी आपसी कोई राइवलरी है ही नहीं, कोई कंपटीशन है ही नहीं। लेफ्ट की बात करेंगे तो आप कहेंगे देयर इज अ नक्सलाइट लेफ्ट, देयर इज अ एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री लेफ्ट, देयर इज अ रेडिकल लेफ्ट, देयर इज अ सेंट्रिस्ट लेफ्ट, देयर इज अ पार्लियामेंट्री लेफ्ट। हाँ, सेंट्रिस्ट लेफ्ट जो है जो उनके बीच में भी है, सीपीआई है, सीपीएम है, रिविजनिस्ट लेफ्ट है। तो ऐसे बात करेंगे जैसे एक वो पार्टी जिसकी अब केरला छोड़ के कहीं पे सरकार नहीं है। लेकिन आप विमर्श के तौर पे देखें तो ऐसा लगेगा कि लेफ्ट जो है पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जितने तारे हैं उतने इनके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एक डाइवर्स, एक डायनेमिक, एक बहुत ही जीवंत विमर्श है जिसके अंदर में आपको स्पेस है कि लेफ्टिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि केवल वो एशियन पेंट है कि कोई ज्यादा लाल है, कोई कम लाल है, कोई पिंक है, कोई थोड़ा व्हाइटिश है। तो लेफ्ट को ऐसे लिबरल्स के बीच में भी दिखाया जाता है कि नो, ऑल लिबरल्स आर नॉट द सेम। लिबरल्स जो है डिफरेंट स्ट्रैंड के हैं, सम आर लेफ्ट ऑफ द सेंटर, राइट ऑफ द सेंटर। लेकिन राइट की बात जब ऐसे आएगी तो ये क्या करते हैं, जो लेफ्ट और लिबरल के इंटेलेक्चुअल्स हैं ये सडनली ऐसे परोसेंगे जैसे पूरी की पूरी राइट जो है वो एक बिल्कुल ही होमोजिनाइज्ड, जिनके अंदर डिस्कोर्स है, इनके अंदर कोई डाइवर्सिटी नहीं है, इंटरनल टेंशंस नहीं है, राइवलरी नहीं है। तो ये एक क्लेम है। वास्तविकता क्या है कि जब आप आजादी के बाद का सफर देखें, पीछे जाएं तो बहुत पीछे जाएंगे, तो इसलिए बेहतर है कि आजादी के बाद का देखें, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स की जर्नी एक इंडियन रिपब्लिक की जर्नी है। उसमें राइट विंग का कैसे दखलंदाजी रहा, क्यों ये हाशिए पे थी लेट 60s से लेके मिड 80s तक, उसके बाद क्यों इसका राइज होता है। तो आप देखें तो राइट विंग एक, जब देश आजाद होता है तो चुनावी तरीके से नहीं देखें बल्कि सांगठनिक और वैचारिक तरीके से देखें तो इंडिया का राइट विंग जो डिस्कोर्स है, जो दक्षिणपंथी विमर्श है, और जो उसके प्लेटफॉर्म्स थे, जो उसके लीडर्स थे, जो उनका इंटेलेक्चुअल इंटरवेंशन था, वो अमेजिंग था, वो डाइवर्स थे। आप देखें तो भारत में आजादी के वक्त 5 तरह के अलग अलग राइट विंग प्लेटफॉर्म्स थे, और हर किसी का अपना एक, आपस में इनकी एक अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन ये आपस में कंपीट भी करते, सबका व्यू पॉइंट था एक, बिल्कुल आपस में कंपीट भी करते, आपस में राइवलरी भी थी, आपस में डिसलाइक भी थी, आपस में एक दूसरे को सैबोटेज भी किया है इन्होंने, और कोऑपरेशन भी लाए हैं। तो ये डाइवर्सिटी आज के डेट में अब धीमे धीमे थोड़ी बहुत आनी शुरू हुई है, लेकिन एक लंबे समय तक इसको ढकने की कोशिश की गई। एक ऑर्थोडॉक्सी होती है, ऑर्थोडॉक्सी जिसको हिंदी में कहते हैं जड़वाद, जो ठहरा हुआ है, समय काल समाज स्थान कुछ भी उसको परिवर्तित नहीं करता है। ऑर्थोडॉक्स वो होता है जो कहता है कि एक पुराने समय में जो सत्य था वही सत्य है, और सोसाइटी वो परफेक्ट था और उधर ही जाना चाहिए। इंडिया में थी ऑर्थोडॉक्सी, स्वामी करपत्री महाराज उसके बहुत बड़े लीडर थे, और राम राज्य परिषद जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, और उनका मानना था कि वेद जो है वो एक परफेक्शन की बात करता है, चाहे वो आपके स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे सोशल कंडक्ट की बातें हों, वो वेद के अनुसार होना चाहिए। और राम राज्य की परिकल्पना थी, वो जड़वाद थी, ऑर्थोडॉक्सी थी। उसमें बहुत ऐसी भी चीजों को वो जस्टिफाई कर ले जाते थे जो एक प्रोग्रेसिव माइंड में, चाहे आप राइट से हो लेफ्ट से हो, वो बड़ा ही लोकतांत्रिक मूल्यों से उसका सामंजस्य नहीं है। हाँ, जैसे वर्ण व्यवस्था को भी कभी कभी जस्टिफाई करना, इन चीजों को नहीं, लेकिन सवाल यह है कि वो इसके लिए डिबेट करने को तैयार रहते थे।
और इन्होंने उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे तमाम राज्यों में शुरुआती 1-2 चुनाव में इन्होंने सीट भी जीते। तो राम राज्य परिषद का भी एक दखल था, वो भी एक राइट विंग थी। ये पोस्ट 1947 आपने मेरे को 5 पार्टियों के बारे में, हाँ, ये पहला है जो ऑर्थोडॉक्सी थी। दूसरा जो राइट विंग इंडिया में था वो बेसिकली जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में कंजर्वेटिव राइट विंग। कंजर्वेटिव का, अब कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स अलग है। ऑर्थोडॉक्स मतलब जड़वाद, वो बिल्कुल वो चाहता है कि एक बहुत पहले अतीत में जो एक परफेक्शन था वही मानो, वही फिर से आना चाहिए। तो ये कहता है कि पीछे की ओर जाओ, जो अभी है उसको मत बचाओ, अब पीछे की ओर जाओ। कंजर्वेटिव, कंजर्व का मतलब, कभी भी कंजर्वेटिव टर्म है उसका मतलब है कंजर्व, और कंजर्व एक बड़ा ही पॉजिटिव चीज है कि जो वैल्यूज हैं, बिल्कुल उसको जो स्टेबिलिटी है, जो आपके फोक ट्रेडिशन, जो हमारे रीति रिवाज हैं, उसको बचा के रखिए। डिस्ट्रॉय, आप कहते हैं ना कि भाई कंजर्व करनी है हमें हमारी वैल्यूज को। तो कंजर्वेटिव का मतलब जो है वो बेसिकली कहीं से भी वो रूढ़िवादिता नहीं होती है, जड़वादिता नहीं होती है। ये कंजर्वेटिव का मतलब है कि जो चीजें सोसाइटी में आज के समय में है उसमें जो जो अच्छी चीजें हैं उसको कंजर्व कीजिए, और जहां बदलाव की जरूरत है वहां बदलाव कीजिए। चेंज विद कंजर्वेशन, बिल्कुल। चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज नहीं हो सकता है, बिल्कुल, जो लेफ्ट में है। लेफ्ट में क्या है कि रिवॉल्यूशन फॉर द सेक ऑफ रिवॉल्यूशन, किस तरह की वर्तमान और पास्ट को डिस्ट्रॉय करो, एक नया फ्यूचर लाओ और वो एक वैक्यूम क्रिएट कर दो, उसके बाद क्या होगा वहां पे वो बिल्कुल शून्य होते हैं। इसलिए आप देखेंगे रिवॉल्यूशन के बाद का जो समाज है, चाहे वो रशिया का हो चाहे फ्रांस का हो, पूरा एक रक्त रंजित सोसाइटी से भरा हुआ है, खून खराबा हुआ है वहां पे। क्योंकि आपने जो भी वर्तमान या जो पहले का था वो सारे सिंबल, सारे रिस्ट्रेंट्स, हर चीज जिसको कंजर्व करना चाहिए था खत्म कर दिया, और फिर आपने एक वैक्यूम क्रिएट किया। उस वैक्यूम में ईच अगेंस्ट ऑल, फ्री फॉर ऑल हो गया। इसलिए आप देखेंगे कि गजब का वायलेंस हुआ है। रिवॉल्यूशन के बाद शांति कभी नहीं आई, बिल्कुल। और इनका आपस में वायलेंस हुआ। ये भी नहीं कि एंटी रिवोल्यूशनरी फोर्सेस को तो आपने हरा के ही रिवॉल्यूशन लाया, बिल्कुल। तो पास्ट को पास्ट के चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज नहीं है। लोग अगर रशियन रेवोल्यूशन की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कितने लोग तो मरे उसमें, आप बताइए। बिल्कुल, आप उसमें ऑन रिवॉल्यूशन में आप हाना अरेंट को पढ़ें, जो जर्मनी की ज्यूज थी और जो थिंकर थी, भाग के वो यूएस गई। चाहे आप एडमुंड बर्ग को पढ़ें, जो ब्रिटिश कंजर्वेटिव वो थे, एमपी थे। इन सब लोगों ने रिवॉल्यूशन को स्टडी किया है, और अमेरिकन रिवॉल्यूशन को इन्होंने पॉजिटिव माना क्योंकि उसने पास्ट को डिस्ट्रॉय नहीं किया। बट आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखें, रशियन रिवॉल्यूशन देखें, जो उसमें तो आपने क्या किया कि बस पास्ट में कुछ भी है वो खराब है, उसे डिस्ट्रॉय करो। अगर वो जार है उसके बेटे को भी मार दो, उसकी बीबी को भी मार दो, उसके जो मेड थे उसको भी मार दो। पास्ट का कोई सिंबल जीवित नहीं रहना चाहिए। तो एक ने आपकी आत्मा मर जाती है, आप एक मशीन हो जाते हैं। रिवॉल्यूशन एक प्रोजेक्ट बन जाता है। सही बात है। उसमें आप जो भी आपको दिखता है कि आपके प्रोजेक्ट में बाधा बन सकता है, आप उसे खत्म करते हैं। तो इसको बेसिकली क्या है कि ये मैकेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन सोल है, जो लेफ्ट के पर्सपेक्टिव से देखें। रेटरिक में जरूर वो इक्वालिटी की बात करते हैं, रेडिकल रिफॉर्म की बात करते हैं, लेकिन जो तरीका होता है वो खून खराबे का होता है, और वो भस्मासुर हैं। पहले आप अपोनेंट को मारते हैं और फिर आपस में मरते हैं, क्योंकि हर किसी को आप सस्पिशन की निगाह से देखते हैं, जो स्टालिन के टाइम में होता है, ब्रेजनेव के नाम पे होता है बात। लेकिन जो कंजर्वेटिज्म जो राइट विंग का है वो कहता नहीं, कंजर्व कीजिए आप, जो बहुत अच्छी चीजें हैं, जो आप सैकड़ों हजारों साल की विजडम है, उसको एक झटके में आप खत्म मत कीजिए। और ये इंडिया में कौन लीड करते थे उस टाइम पे? देखिए, एक तो गांधीयन कंजर्वेटिज्म था। गांधी वाज अ कॉन्फ्लुएंस, उसमें उनमें एक सोशलिस्ट स्ट्रिक भी था सेंटर राइट का, बट गांधी में एक कंजर्वेटिज्म भी था। लेकिन जो सबसे बड़े पोस्ट इंडिपेंडेंट जो इसके पैरोकार हुए वो हुए श्री राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी। हाँ, चक्रवर्ती श्री राजगोपाल। वो अमेजिंग इंटेलेक्चुअल थे, और उनकी आप अगर राइटिंग पढ़ें, और जो 1959 में स्वतंत्र पार्टी का गठन, स्वतंत्र पार्टी, फ्रीडम। अब कंजर्वेटिव कहने को कहिएगा कि भाई जो कंजर्वेटिव है, अब लेफ्ट वाले क्या करेंगे, वो कंजर्वेटिव को ऑर्थोडॉक्स बना देंगे। ये शुक्राचार्य नीति है कि आई हैव द पावर टू डिफाइन यू, सो आई विल डिफाइन यू लाइक, सो लेट मी डिफाइन यू द वे आई वांट यू टू बी परसीव्ड बाय द अदर्स।
तो ये सी राजगोपालाचारी थे, उनके साथ एनजी रंगा थे जो पेजेंट लीडर थे, उसके बाद जो विलेज कल्चर वगैरह को बचाना चाहते थे, उसके बाद मीनू मसानी थे गुजरात से, जो स्टॉक मार्केट और अभी का जो आप कैपिटलिज्म कह सकते हैं उसको लेके फैसिनेटेड। तो इकोनॉमिकली ये लोग बिल्कुल ही लिबरल थे। हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन पे ये इंडिया पाकिस्तान की यूनिटी भी चाहते थे। तो फिर हम आएंगे आरएसएस और हिंदू महासभा से कैसे अलग भी थे। तो सोशली कंजर्वेटिव थे, इकोनॉमिकली बिल्कुल लिबरल थे, बट कहीं से भी हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन पे ये कांग्रेस से भी और नेहरू से भी आगे थे। तो बड़ा ही इनके बीच में अनइवन ये था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक सामंजस्य था सोच में। आर्थिक और इकोनॉमिक फील्ड में इनका एक लिबरल पोजीशन है जो आप रिपब्लिकन पार्टी या कंजर्वेटिव पार्टी में देखेंगे। सोशली ये कंजर्वेटिव, बट वेस्ट के जैसे कंजर्वेटिव नहीं थे। वेस्ट में चाहे एंटी ओवर्शन वगैरह, ये इंडिया में इंडियन सोसाइटी और खासकर जो हिंदू जो एथिक्स है वो तो हमेशा से ही बड़ा ही वो मध्यम मार्गी रहा है। वो अति तो हो ही नहीं सकता, एक्सट्रीमिस्ट नहीं था। आपके पास इंटरनल रिसोर्सेज नहीं है अतिवादी होने के। वो तो आप सेमिटिक रिलीजन का जो एक्सट्रीमिस्ट वर्जन है, चाहे वो इस्लाम से आए चाहे बाकी रिलीजन से आए, उसके नकल में या उसके रिएक्शन में आप सेमेटाइज कर रहे हैं खुद को। अदरवाइज हिंदुइज्म में इंटरनल रिसोर्सेज एक्सट्रीमिस्ट होने के नहीं है। जो एक थोड़ा बहुत सेक्शन उद्वेलित हो रहा है वो भी नकल में हो रहा है, कि वो करेंगे तो हम भी बिल्कुल। तो ये जो दूसरी पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी, वो तो 59 में फॉर्म होती है। राइट विंग का दूसरा वर्जन आप देखें और डाइवर्सिटी देखिए। सी राजगोपालाचारी आता है और 2262 वो जो पहला चुनाव उनके बनने के बाद उसमें वो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होते हैं। बिल्कुल। वो जनसंघ से उनको ज्यादा सीट है, सीपीएम से ज्यादा सीट है, सीपीआई से ज्यादा सीट है। उस समय तक स्प्लिट नहीं हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी में, और काफी तेजी से इनका ग्रोथ होता है, लेकिन संगठन में कमजोर है। राम राज्य परिषद, उसका भविष्य नहीं था, लोकतंत्र में ऑर्थोडॉक्सी नहीं चल सकती है। तीसरी जो राइट विंग की पार्टी थी वो थी कांग्रेस के अंदर का राइट विंग, जो गांधीयन कंजर्वेटिज्म था, वो भी कंजर्वेटिव था, जिसको पटेल, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, गोविंद बल्लभ पंत, ऐसे तमाम नेता जो हैं। उसके बाद आप देखें और भी बाद में जो रहे, मोरारजी देसाई थे, एस निजालिंगप्पा थे कर्नाटका से, और उसी तरीके से आपके नीलम संजीवा रेड्डी थे आंध्रा से, अतुल्य घोष थे बंगाल से, एसबी पाटिल थे आपके महाराष्ट्र से, बिहार से आपके केवी सहाय थे, या बाकी वो सब थे। ये सब जो थे इनका सेंटर राइट या एक कंजर्वेटिव था। ये कहते थे भाई सोशल वैल्यूज को आप डिस्ट्रॉय मत कीजिए, और गांधीयन कंजर्वेटिज्म था कि विलेज रिपब्लिक हो, गांव की जो अपनी कल्चर है, फोक विजडम है, उनको आप सेलिब्रेट कीजिए। बिल्कुल उसको लाइमलाइट में लाया जाए, टॉलरेट मत कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। देयर इज अ डिफरेंस। लिबरल जो हेजेमनी है वो ये कहता है कि हम डाइवर्सिटी को अलाउ करते हैं बट टॉलरेट करते हैं कि आप बुरे हैं बट हम महान हैं इसलिए आपको जगह मिलेगी। तो ये एक पैट्रोनाइजिंग हायरार्किकल रिलेशन है। कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि आप सेलिब्रेट करें डाइवर्सिटी को, चेंज करें, लेकिन चेंज तब करें जब चेंज जस्टिफाइड हो। चेंज क्या, ऑर्थोडॉक्सी जो जड़वाद है वो चेंज को नहीं जस्टिफाई। तो ये आपका दो कंजर्वेटिव प्लेटफॉर्म्स थे, स्वतंत्र पार्टी और तीसरी जो है वो कांग्रेस का इंटरनल। जो चौथी प्लेटफॉर्म थी वो बेसिकली आपकी वो ट्रांसफॉर्मेटिव थी। वो सब कुछ बदल देना चाहता था, जैसे लेफ्ट चेंज चाहता है वैसे राइट भी चेंज चाहता। वो एक न्यू कम्युनिटी बनाना चाहता है हिंदूज की। वो देख रहा था कि भाई जो रिलीजियस हेजेमोनी है, कल्चरल हेजेमोनी है, उसमें हिंदुइज्म की डाइवर्सिटी जो है वो कमजोरी के तौर पे दिख रही है। सेमेटिक रिलीजन्स जो है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे वो आपकी इस्लाम हो, उनके बीच में एक इंटरनल यूनिटी है। ये वो रिलीजन है जो एक कम्युनिटी को इमेजिन करते हैं, उनके बीच में इंटरनल यूनिटी है। और डाइवर्सिटी तो है, लेकिन कुछ मामलों में जो बेसिक टेनेट्स है वो उनको यूनिटी देता है, इसलिए वो पावरफुल है। और इसलिए वो चाह रहा था कि हिंदुइज्म भी जो है वो उसी दिशा में जाए। वो था आपका हिंदू महासभा, जो हिंदू कम्युनिटी को एक फ्यूचरिस्टिक इमेज में, एक न्यू कम्युनिटी के फॉर्म में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देना चाहता था। उसको इससे बहुत मतलब नहीं था कि आप पास्ट में क्या थे, आपकी कंजर्वेटिज्म की प्रेजेंट की क्या डाइवर्सिटी या रिचनेस है। वो चाहता था कि क्या जरूरी, उसके अपने सोच के अनुसार, कि व्हाट इज नीडेड टू विन द बैटल ऑफ नैरेटिव एंड बैटल ऑफ हेजेमनी, और उस हिसाब से हिंदूज को एक न्यू हिंदू कम्युनिटी में बदल जाना चाहिए। तो वो एक वो लेफ्ट का एक ऑल्टर ईगो था, ओके, जो हर चीज ट्रांसफॉर्म करना चाहता था। तो उसमें आप देखेंगे विनायक दामोदर सावरकर थे या बाकी लोग थे, काफी कम। गांधी जी की हत्या के बाद हिंदू महासभा काफी कमजोर हो गई थी।
इस कारण से, लेकिन वो फिर भी उनकी रिलीवेंस बनी थी 1967 में भी। मतलब जो आपका चौथा आम चुनाव है, 52 में पहला होता है, 57 में सेकंड होता है, 63 में थर्ड होता है, और उसमें भी जो योगी आदित्यनाथ हैं ये हिंदू महासभा परंपरा से आते हैं। बीजेपी आरएसएस के साथ इनका जो सामंजस्य है वो राम मंदिर टेम्पल मूवमेंट के टाइम पे इनके गुरु जो अद्वैतनाथ थे उनके समय से आता है, जब ये लोग जुड़ते हैं आपस में। अदरवाइज इनकी जो परंपरा है वो हिंदू महासभा। सो महंत दिग्विजयनाथ जो थे, जो योगी आदित्यनाथ के गुरु थे, वो 1967 में हिंदू महासभा के पूरे देश में एकमात्र एमपी थे लोकसभा में, गोरखपुर से, और हिंदू महासभा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। अब हिंदू महासभा की जो राइट विंग की पॉलिटिक्स थी, या जो विमर्श था, जो इंटरवेंशन था, या जो सोच थी या परिकल्पना थी, वो सावरकराइट परिकल्पना थी। कास्ट वास्ट सबको खत्म कीजिए क्योंकि यूनिटी जरूरी है, एक फ्यूचर के हिसाब से खुद को तैयार कीजिए, खुद को। अब कंजर्वेटिव यहां पे बड़ा आपत्ति करेगा, वो बोलेगा कि नहीं, आप ऐसे नहीं बदल सकते, जो चीजें हैं रूटेड हैं उनको आपको प्रिजर्व करना है। तो आप देखें इंटरनल डाइवर्सिटी और इंटरनल राइवलरी और इंटरनल मिसफिट और टेंशन भी है इनके बीच में। बिल्कुल, 5 ऑर्गेनाइजेशन जो अपने अलग तरीके से सोचते हैं। तो ये चौथा हो गया आपका राम राज्य परिषद हुआ, जो जड़वादी था, ऑर्थोडॉक्सी में था। आपका स्वतंत्र पार्टी और कांग्रेस का राइट हुआ, जो कंजर्वेटिव था। आपका जो ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेटिव था, वो हिंदू महासभा था आजादी के बाद। और जो पांचवी थी वो थी आपकी आरएसएस और जनसंघ, और बाकी जो थी इनका क्या था, ये हाफ कंजर्वेटिव थे, हाफ ट्रांसफॉर्मेटिव थे। इनके बीच में हाफ कंजर्वेटिव कहां थे कि आरएसएस के अंदर में एक सांगठनिक सोच थी, जो पहले सरसंघ चालक थे हेडगेवार जी, और उसके बाद जो गुरु गोलवलकर आए, बाद में बाला साहब देवरस भी आए। इन सब लोगों का ये था, देवरस जी के टाइम से एक थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेटिव विजन आता है, लेकिन पहले ये था कि सांगठनिक तौर पे हमें पहले एक लॉन्ग टर्म विजन लेना है, चुनाव जीतने के लिए स्ट्रेटेजीज नहीं बनानी है। दैट वे दे वर वेरी पेशेंट। तो इसका मतलब है कि रोजमर्रे की जिंदगी में इंटरवीन नहीं करना है, जैसा कि हिंदू महासभा करती थी। इन्होंने कहा कि पहले हम सोसाइटी का कॉमन सेंस जो है उसको हम कैप्चर करेंगे। जो कॉमन सेंस जो ये मानते थे कि बाकी कल्चरल जो लिबरल्स हैं या जो कॉलोनियल पावर्स हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है एलिट्स के बीच में, पहले उसे जीतने की जरूरत है। तो आरएसएस का जो विजन था वो हाफ कंजर्वेटिव था, क्योंकि वो पेशेंट थे, वो लॉन्ग टर्म तक इलेक्टोरल बैटल हारने के लिए तैयार थे, लेकिन सोसाइटी का जो साइकोलॉजिकल बैटल था उसको जीतने के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन एट द सेम टाइम आरएसएस के साथ एक मतलब जो इनकी कमी थी शुरू से, वो ये थी कि इन्होंने 1925 में वामपंथियों का हश्र देखा था कि 25 में वामपंथ भी बनता है, 25 में आरएसएस के भी परिकर। वामपंथ वाद विवाद और विमर्श के चक्कर में पड़ के स्प्लिट होता गया। बिल्कुल। तो आरएसएस ने यह मान लिया कि जो बहस की संस्कृति है उसका मतलब है कि समय की बर्बादी और संगठन बिखर जाता है। तो इन्होंने डूअर्स वर्सेस थिंकर्स वाली जो एक फॉल्स बाइनरी है वो बना ली, वो इन्होंने मतलब बना ली, क्योंकि इन्हें लगा कि हमारा काम अभी संगठन तैयार करना है एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए। बाकी जो 4 ऑर्गेनाइजेशंस थे, चाहे वो स्वामी करपत्री महाराज की राम राज्य परिषद हो, चाहे कांग्रेस का राइट विंग हो, चाहे स्वतंत्र पार्टी हो, चाहे हिंदू महासभा, अब गांधी सावरकर डिबेट देख लें, या जो सी राजगोपालाचारी और मीनू मसानी का इंटरवेंशन देख लें, या स्वामी करपत्री महाराज का देख लें, या जो कांग्रेस का इंटरनल आप इंटरवेंशन देख लें, ये सब प्रो इंटेलेक्चुअल, प्रो डिबेट और थिंकर्स और डूअर्स की बाइनरी को नहीं मानने वाले थे। आरएसएस के इनिशियल टाइम में चूंकि ये सांगठनिक तौर पे इतना ज़्यादा एक तरफा इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था कि इन्होंने अनचाहे में एक थिंकर्स वर्सेस डूअर्स की बाइनरी बना दी, जो कि कभी जो भारतीय शास्त्र परंपरा के अनुसार चिंतन और कर्म, ज्ञान योग, कर्म योग, ये सब मिले हुए हैं, ये अलग नहीं है, ये इंटीग्रेटेड है। लेकिन चूंकि उस समय एक कारण था, और शायद हो सकता है आज आरएसएस की या उसके कारण बीजेपी की जो सांगठनिक ताकत है उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, लेकिन नैरेटिव वार में आप पीछे रहे। तो आरएसएस की ये थी कि वो हाफ कंजर्वेटिव हाफ ट्रांसफॉर्मेटिव थी। तो आपकी ये 5 राइट विंग के प्लेटफॉर्म आजादी के पहले दशक में थे। लेकिन आज जब आप राइट को जब परोसते हैं, खासकर जो नॉन राइट की पर्सपेक्टिव से, तो आप इंटरनल इनडाइवर्सिटी की इनका नाम भी नहीं लेते हैं, बताते भी नहीं हैं। तो ये तो है कि आजादी के पहले दशक में भारतीय दक्षिण पंथ से जुड़ी हुई जो पार्टीज थी या प्लेटफॉर्म्स थे, उनकी डाइवर्सिटी क्या थी,
उनके डायनेमिक्स क्या थे, उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज थी, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस थे, उसकी बात हुई। तो आप देखेंगे बहुत ही रिच राइट विंग डिस्कोर्स था इंडिया में, बहुत ही रिच राइट विंग डिस्कोर्स, बहुत ही डाइवर्स राइट विंग प्लेटफॉर्म्स था, और बहुत ही बड़ी शख्सियत थे इसमें। सी राजगोपालाचारी एक बड़ी शख्सियत थे, कांग्रेस के राइट विंग बड़े बड़े नाम थे उस समय। उसी तरीके से आप देखें तो ये हिंदू महासभा की एक इंटरवेंशन, गांधी को सावरकर से डिबेट करने में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन सावरकर अनटचेबल हो जाते हैं और सावरकर के कारण पूरा राइट विंग अनटचेबल हो जाता है। और आरएसएस ने कभी भी इस बहस की परंपरा को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश भी नहीं की। तो ये तो पहले। अब उसके बाद आता है कि राइट विंग का अगर हम आजादी के बाद से लेके अभी तक का अगर एक उसकी यात्रा देखें, उसकी सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल जर्नी देखें, तो उसमें बिल्कुल ही उतार चढ़ाव है। आप देखेंगे कि सांगठनिक जो ये बहुत ज़्यादा उनका हस्तक्षेप जो है वो तो था, लेकिन चुनावी तौर पे सब कमजोर थे। थोड़ी बहुत सफलता जनसंघ को मिल रही थी या आपके स्वतंत्र पार्टी को एक आध चुनाव तक मिली। लेकिन होता क्या है कि इंदिरा गांधी के राइज के बाद कांग्रेस में बिल्कुल 1969 में 1969 में स्प्लिट हो जाता है। 60s का डिकेड एक बड़ा ही डेंजरस डिकेड भी कहते हैं, क्योंकि उसी टाइम में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ रही है, वॉर के बाद वॉर भी आ रहा है, उसके बाद सोसाइटी में एक ह्यूमिलिएशन भी हो रहा है चाइना से डिफीट के बाद। ये वो समय है जिस समय आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा खासकर रूरल इंडिया में नक्सलाइट डिस्कोर्स पैदा हो रहा है। लेफ्ट पार्टी जो है वो पहले तो इन्होंने, देखिए लेफ्ट जो है बेसिकली वो एक पैरासाइट है। पैरासाइट क्यों है मैं बताता हूँ। इन्होंने संगठन में या इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में तो काफ़ी इन्वेस्ट किया है, लेकिन ये हमेशा वेट करते हैं कि कहीं शहरीकरण हो, उद्योगीकरण हो, फैक्ट्रीज लगें, वहाँ पे वर्कर्स जाएं, और फिर इनको कुछ नहीं तो ये एक रेडीमेड लेबोरेटरी चाहते हैं। बॉम्बे आपका इंडस्ट्रियल सेंटर है, कानपुर इंडस्ट्रियल सेंटर है, कोलकाता इंडस्ट्रियल सेंटर है, वहां पे घुसा दो। अब उसके बाद जब सब रेडी हो जाता है तो फिर वो वहां पे जाते हैं और वहां पे एक कियोस, जिसको हिंदी में कहते हैं भसर मचाना। बिल्कुल। तो लेफ्ट के साथ क्या है कि लेफ्ट का हमेशा ही एक डिस्ट्रक्टिव मेथड रहा है इंटरवेंशन का, और चूंकि इनकी जो लैंग्वेज है वो काफी अपील करती है, ये समतामूलक समाज की बात करते हैं, मॉडर्न तरीके से बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, राइट के लैंग्वेज की बात करते हैं। लेकिन सडनली लेफ्ट की क्राइसिस आ गई, क्योंकि आपने कभी भी एक ओरिजिनल या ऑर्गेनिक डेवलपमेंट करने की कोशिश नहीं की। आप हमेशा चाहें कि कैपिटलिज्म एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म हमें बनाए जहां हम जाके प्रोटेस्ट कर सकें। बिल्कुल। ये आपका रहा। तो होता क्या है कि 1969 में और 60s में सडनली क्राइसिस अर्बन और मेट्रोपॉलिटन इंडस्ट्रियल सेंटर से गांव में भी आना शुरू होता है। लेफ्ट में चाइना वॉर के मुद्दे पे एक स्प्लिट होता है कि भाई लेफ्ट का एक हिस्सा मानता है कि जो चाइना का अटैक है, और इसमें उस समय के जो नेहरू प्राइम मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है कि द रोल ऑफ इंडियन लेफ्ट ड्यूरिंग द चाइनीज वॉर, उसमें एक धरे ने कहा कि जो द चेयरमैन ऑफ द चाइना दैट इज माओ इज ऑल्सो आवर चेयरमैन। चारू मजूमदार का स्टेटमेट है कि जो चाइना का अटैक है वो इंडिया को लिबरेट करने के लिए है, ऑन रिकॉर्ड है ये। अच्छा। उसके क्वेश्चन पे क्या होता है, एक नए उस समय नया खून इनमें है और नए सोच के लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई चाइनीज मॉडल जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक, मतलब वो नेस्ले पेंट का असली लाल जो है वो रशिया थोड़ा सोवियत यूनियन बोरिंग हो गया है, तो वो चाइना, ये चाइना है, तो वो प्रो चाइना वो नैरेटिव लाते हैं, सब लाते हैं। एक दूसरा हिस्सा जो है वो कहता है कि नहीं, एक इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी तो है लेफ्ट के साथ और कम्युनिस्ट मूवमेंट के साथ, लेकिन ये जो अटैक है ये इंडिया के ऊपर अटैक है, ये रिवोल्यूशन के लिए नहीं है। तो नेशनैलिटी का क्वेश्चन आता है। तो इसलिए जो कंजर्वेटिव पार्ट है जो कहता है नहीं चाइना का अटैक शुड बी कंडेम्ड, वो सीपीआई रह जाता है। जो नए मूल्य हैं, जो ज़्यादा प्याज खा रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ पुराने ओल्ड गार्ड भी हैं, हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे लोग हैं, वो बनाते हैं सीपीआई एम, ठीक है।
पहले एल भी होती थी, CPI-ML, उससे अब CPI-M ज्यादा रेडिकल हो गया कि हम ज्यादा रिवोल्यूशनरी है। अब उसमें एक नया हिस्सा अब इनमें है कि CPI से CPI बनता है 64 में और CPI-M बनता है, पहला स्प्लिट हुआ। फिर 67 तक आते आते CPM जो अपने आप को ज्यादा रेडिकल मानता है, उसमें एक तरह बोलता है नहीं आप अभी भी उतने रेडिकल नहीं है, वो और रेडिकल है। वो कहता है बिल्कुल एनाहिलेशन होना चाहिए कि इंडिविजुअल एनिमी, गांव में कोई जमींदार है मार दो, कोई पूंजीपति है उसे मार दो, एनाहिलेट करो। और अगर आप इसको नहीं कर रहे हैं तो आप जो है बोनाफाइड कम्युनिस्ट नहीं है, ठीक है। तो वो CPI-ML बनता है जिसमें चारू मजुमदार, कानू सन्याल, ये सब लोग आते हैं, जो कि नक्सलाइट डिस्कोर्स भी करता है। अब देखिए एक जो बहुत ही बेसिक सा फंडामेंटल है कि नाम जो पार्टीज रखती हैं उसको आप देखें, कभी भी आप किसी भी देश में देख लें जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनका नाम हमेशा जो देश का नाम है वो बाद में आता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी कभी नहीं होगा। कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ये मेक्सिको। तो इस तरीके से आप देखें कि इनकी नेशनल लॉयल्टी कभी नहीं रही। आप एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के ब्रांच हैं, नेशनल ब्रांच है। लेकिन आप बाकी पार्टीज का देखें, भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी ऑफ इंडिया नहीं है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया नहीं है बिल्कुल। लेकिन कम्युनिस्ट, तो ये वो भी दिखाता है कि इनका बेसिक मेंटल आउटलुक क्या है। अरे इसलिए जब लोग काफी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने पहली बार ये नोटिस करी। इसलिए लेफ्ट के जब नेशनल कमिटमेंट को लोग सस्पेक्ट मानते हैं, संदेह से देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो वैक्यूम में या हवा में है। ऐसा नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी में, CPM या CPI में सारे मतलब देशद्रोही भरे हैं। लेकिन एक जो मूल आपकी जो सोच है, ब्रॉडर थिंकिंग है, उसमें एक ये बात बिल्कुल वाजिब है कि भाई आपके नाम में देश का नाम हमेशा एक ब्रांच ऑफिस के तौर पे क्यों आता है। वाई यू आर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, CPC, CPSU, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वाई कांट यू से योरसेल्फ इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। और आप कहेंगे कि नहीं एक इंटरनेशनल सॉलिडारिटी है, तो सॉलिडारिटी है तो फिर नेशनैलिटी के क्वेश्चन पे आप किसको तरजीह देंगे। ये तो एक जिहाद है ना, जहां पे रिलीजियस जो सॉलिडारिटी है वो नेशनल सॉलिडारिटी के ऊपर है। उसी तरीके से आपका जो आइडियोलॉजिकल सॉलिडारिटी है वो नेशनल सॉलिडारिटी से ऊपर है। अब नेशनलिज्म को आप खराब मानते हैं, लेकिन जो उसको अच्छा मानते हैं उनके पास एक बोनाफाइड रीजन है, बेसिस है आपसे ये सवाल पूछने का कि आपके नाम में देश का नाम हमेशा एक ब्रांच ऑफिस के नाम पे क्यों आता है। तो एक आप बेसिक डिफरेंस देखें। अब उसमें हुआ कि अब CPI-ML बना, CPI-ML के भी कई स्प्लिट हुए कि तुम असली रेडिकल नहीं हो, जिसने भी और ज्यादा बढ़ चढ़ के रेडिकल बात नहीं की उसको आप रिविजनिस्ट बोल देते थे कि अब आप सेंट्रिस्ट हो रहे हैं, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आपकी आत्मा में क्रांतिकारी ज्वाला नहीं है। तो इस तरीके से इनमें स्प्लिट होता गया। बट 69 में क्या, और इसी समय में क्या होता है कि जो सोशलिस्ट पार्टीज कुछ है, कुछ लेफ्ट के जो लोग हैं, इंदिरा गांधी के टाइम में वो धीरे धीरे कांग्रेस में एंट्री कर, जैसे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बहुत सारे लोग जो हैं वो शामिल होते हैं। उसी तरीके से 69 में जब इंदिरा गांधी जो ओल्ड गार्ड्स कांग्रेस के थे, उस स्प्लिट में हम लोग नहीं जाएंगे, वो एक अलग विषय है, मैंने करा है उसके बारे में पॉडकास्ट पे, तो जितने भी ओल्ड गार्ड हैं, अब उसमें आप देखें कि बहुत सारे ओल्ड गार्ड अपने अपने राज्य के बड़े लीडर थे। इन्होंने लैंड रिफॉर्म जब 1950s में आई है तो इन्होंने जैसे मोरारजी देसाई, बॉम्बे स्टेट, उसमें गुजरात और बॉम्बे महाराष्ट्र एक था, वहां पे वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर हैं बॉम्बे स्टेट के। लैंड रिफॉर्म पे आप उनका रिकॉर्ड देखिए, काफी बढ़िया है। उस आदमी को आप कह रहे हैं राइट विंग है, तो सडनली लेफ्ट के इन्फ्लुएंस में इंदिरा गांधी ने क्या किया कि लेफ्ट सोशलिस्ट और लेफ्टिस्ट पोस्चरिंग करनी शुरू कर। पोस्चरिंग, शी वाज नॉट अ लेफ्टिस्ट, नीदर वाज शी अ सोशलिस्ट, शी वाज अ मैकियावेलियन पॉलिटिशियन हु न्यू हाउ टू यूज शाम दाम दंड भेद। बिल्कुल, एक पॉलिटिशियन का जो ये होता है, जो कि नेहरूवियन फेज में एक शिफ्ट है जो इंदिरा गांधी लाती है, बिल्कुल, जिसको आप रियल पॉलिटिक्स भी कहते हैं, पॉलिटिक्स जो अपने ट्रू कलर्स में, कंप्लीट हार्ड लाइन कह लो। हाँ, तो उस टाइम में पूरी दुनिया में आप देखें जो कोल्ड वॉर की नैरेटिव है, उसमें सोशलिस्ट नैरेटिव खासकर उन सोसाइटीज में जहां लिटरेसी कम है, जहां पे गरीबी ज्यादा है, वहां पे सोशलिस्ट नैरेटिव बहुत ही अपील करती थी। गरीबी हटाओ, बिल्कुल। I mean, suddenly you are a friend of the poor and poor are the majority. पूरा नैरेटिव था इंदिरा, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। That was in 71 की लड़ाई। अब वहां पे क्या होता है कि जो ओल्ड गार्ड्स जिन्होंने सोचा कि इंदिरा गांधी पंडित जी की बेटी है, नेहरू की, इनको बनवा दो और हम लोग पर्दे के पीछे से कंट्रोल करेंगे,
नेहरू की बेटी थी, शी वॉज नॉट गोइंग टू बी कंट्रोल्ड। तो इन्होंने उनको साइडलाइन करने के लिए पहले तो बहुत सारे यंग टर्क्स को लाया, मोहन धारिया थे, चंद्रशेखर थे, बहुत सारे थे जिनकी सोच जो थे वो सोशलिस्ट थी और थोड़ी बहुत सेंटर लेफ्ट की तरफ थी। ये लेफ्ट की भाषा बोलते थे, बट सर्टेनली लोहिया वगैरह से सामंजस्य था, इसलिए थोड़ा क्रांतिकारी नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से चाहते थे। ये कांग्रेस में शामिल होते हैं और इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस के जो ओल्ड गार्ड्स थे, जिसमें आपको मोरारजी देसाई हैं जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं बाय द वे, जो फिनेंस मिनिस्टर हैं, एस निजालिंगप्पा हैं, आपके नीलम संजीवा रेड्डी हैं, ये तमाम जो पुराने ग्रेट ओल्ड लीडर्स के कामराज हैं जिन्होंने कांग्रेस बनाया, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया। नेहरू के टाइम में ये स्ट्रॉन्ग पिलर्स थे, रीजनल पिलर्स थे। इनको कह रहे हैं कि ये बिरला के एजेंट हैं, ये टाटा के एजेंट हैं। इस तरह का लैंग्वेज राज्यसभा में अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस के जो सोशलिस्ट पार्टी से आए हुए नए यंग टर्क्स हैं यूज कर रहे हैं, और मिसेस गांधी उसको कंडेम नहीं कर रही हैं, तो मिसेस गांधी उसको बढ़ावा दे रही हैं। तो मिसेस गांधी क्या कर रही है, लेफ्ट और सोशलिस्ट नैरेटिव को यूज कर रही हैं। उनको पता है कि सोसाइटी में ये पॉपुलर पोस्चरिंग है, इससे हमारी लोकप्रियता मिलेगी। बाद में 69 में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उस पर संगठन जो कि ओल्ड गार्ड्स के कंट्रोल में है और नए जो लेजिस्लेचर है ये इंदिरा गांधी के कंट्रोल में है। लड़ाई होती है, इंदिरा गांधी फाइनली जीतती हैं, कांग्रेस में स्प्लिट होता है, लेकिन मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए उन्हें लेफ्ट का सपोर्ट लेना पड़ता है, जिसमें सीपीआई वगैरह और भी पार्टी, वहां डीएमके ने भी सपोर्ट किया था, अकाली ने भी सपोर्ट किया था, लेकिन उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो लेफ्ट सपोर्ट करता है। अब वहां पे एक डेविल्स बार्गेन होता है। और वो डेविल्स बार्गेन क्या है, क्यों राइट नैरेटिव वॉर लूज करता है? क्योंकि जो सेंट्रिस्ट पार्टी इंडिया की थी, मध्यम मार्गी पार्टी, जिसमें एक संगम की तरह था, अम्ब्रेला बुलाया जाता था, हमें पॉलिटिकल साइंस में स्कूल में पढ़ाया भी था। बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि आप लेफ्ट हैं तो भी आइए, आप राइट हैं तो भी आइए, सबका स्वागत है इसमें। इंदिरा गांधी ने क्लियर लिख ले लिया उसमें कि अब इसमें केवल सेंटर से अगर आप बाएं की तरफ जा रहे हैं, वाम मार्गी हैं, तो एंट्री है, तभी आप लेजिटिमेट हैं। और थोड़ा भी आपका राइट विंग ये है तो आप ये नहीं कि आपकी डाइवर्सिटी है। जैसे आज के डेट में आप देखेंगे जो एक बड़ा ही एक यूजलेस सा टर्म है राइट विंग पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म लेफ्ट विंग भी होता है, राइट विंग भी होता है, लेकिन चूंकि लेफ्ट के पास और नैरेटिव क्रिएट करने तो राइट विंग पॉपुलिज्म को एक राक्षस की तरह दिखाते हैं। हाँ, कोई भी चीज जो मेजॉरिटी के सेंटीमेंट को हर्ट कर सकती है वो अच्छा होता है इनके लिए, मेजॉरिटी। और कोई भी चीज जो बेसिकली मेजॉरिटी कम्युनिटी को अच्छा लगता है वो इनके लिए फासिज्म हो जाता है या मेजॉरिटेरियनिज्म हो जाता है, और बिल्कुल सही तरीके से। अब उस टाइम में क्या है कि लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म का जमाना है। अगर आप ये करें, आप लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट की लैंग्वेज करें, सोसाइटी में गरीबी बहुत ज़्यादा है, डेवलपमेंट तो आ नहीं पाया, गरीब लोग ज़्यादा हैं, चुनाव जीतना है, तो उस तरह की बात करें कि अमीर लोग जो हैं वो कॉन्स्पिरेटर हैं, जो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कॉन्स्पिरेटर हैं, और बाकी जो भी आपके पर्सनल राइवल हैं वो सब उनके एजेंट हैं। तो मोरारजी देसाई बिरला के एजेंट हो जाते हैं, जबकि उस आदमी का आप देख लें अगर प्रोग्रेसिव क्रेडेंशियल, वो इंडिया के वन ऑफ द प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर्स हैं। ये तो 69 में जब सीपीआई वगैरह आती है तो कांग्रेस का क्लियरली वन साइडेड लेफ्ट सेंट्रिक नैरेटिव हो जाता है। और उसके साथ होता क्या है कि कांग्रेस का जो हमने कहा कंजर्वेटिव राइट है उसको एक राक्षस की तौर पे पेंट किया जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, और उनके शह पे जो यंग टर्क्स हैं और जो लेफ्ट वाले हैं ये सारा काम कर रहे हैं। सोवियत यूनियन से ये कहा जा रहा है कि देखो बुर्जुआ पार्टी है, मिडिल क्लास पार्टी है, सेंट्रिस्ट पार्टी है, लेकिन एजेंडा हमारा है, अभी हमें इनकी जरूरत है, इनको धीरे धीरे चेंज लाने दो, आगे हम अपना लाएंगे। और सीपीआई उसको फॉलो करती है। इमरजेंसी में सीपीआई ने सपोर्ट किया, इमरजेंसी का ऑन रिकॉर्ड सपोर्ट किया, बाद में उन्होंने माफी मांगी, जबकि उनके आइडियल्स के खिलाफ है जी। तो होता क्या है कि 69 के स्प्लिट के बाद डेविल्स बार्गेन क्या है कि लेफ्ट जितने भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पहले ऐसा नहीं था, आज़ादी के वक्त आप देखें तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें हर हिस्टोरियंस हैं, हर तरीके के मतलब हिस्टोरियंस हैं, वो मतलब वो हैं जो कि नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव के हैं, वो जो है मतलब जो सोसाइटी को हिंदू राइट पर्सपेक्टिव को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले नए मुल्ले ज़्यादा प्याज खा रहे हैं, वो उनकी एंट्री हो रही है। लेकिन डेविल्स बार्गेन क्या होता है कि अब जितने भी जो आपके प्राइम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंदिरा गांधी को सपोर्ट करने के ट्रेड ऑफ में लेफ्ट उनको कैप्चर करता है। और मिसेस गांधी को पावर चाहिए तो शी डजंट माइंड की जो इंटेलेक्चुअल जो सेंट्रिस्ट नैरेटिव है,
जिसको गांधी ने बड़े ही सुंदरता के साथ सजाया था, पिरोया था, जमाया था, जिस तरीके से उन्होंने पूरी लेफ्टिस्ट मूवमेंट को डिफीट किया था, बिल्कुल गांधीज्म के तौर पे एक कंजर्वेटिज्म को प्रोग्रेसिव फेस के साथ सेलिब्रेट किया था, जिसको राजगोपालाचारी आगे ले जाना चाहते थे। इंदिरा गांधी एक झटके में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी प्राइम इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो आर्ट्स के हों, एस्थेटिक्स के हों, ड्रामास के हों, फिल्म्स के हों, इंडियन यूनिवर्सिटीज हों, हर बॉडीज में लेफ्ट जो है एंट्री कर ले जाता है। और फिर वो ये इंश्योर करता है कि लेफ्ट का एजेंडा यूनिवर्सिटी का एजेंडा हो, लेफ्ट की आइडियोलॉजी जो हो वो सोसाइटी की प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी हो, जो क्यूरिकुलम हो वो उनका। और क्लासरूम में टीचर्स नहीं अपॉइंट हो रहे हैं, क्लासरूम में एक्टिविस्ट अपॉइंट हो रहे हैं। और क्लासरूम की जो सिलेबस है वो एनालिसिस, आर्टिकुलेशन और विश्लेषण नहीं सिखा रहा है, वो आपको आइडियोलॉजिकल बैप्टाइजेशन फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंटेलिजेंट मूव थी ये, नहीं? देखिए, ये लेफ्ट ने इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में करा, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो आपको पूरा बिल्ड करती है, एक नेशन को बिल्ड करती है, कल्चर बिल्ड करती है। बिल्कुल। आप जितने भी ड्रामा सोसाइटीज देखे, चाहे सारे लेफ्ट ड्रामा हो, चाहे सब, उन सब का आप देखें ना, जिस तरह के आप चले जाएं मंडी हाउस में ड्रामा वगैरह देखने, सब कुछ उसकी स्क्रिप्ट आप देख लें, पास्ट को कैसे बदनाम कर, ये मतलब ये एक मक्खी की तरह है कि पूरा एक हेल्दी बॉडी में इनको दिखता है कि जख्म कहाँ है, ये वहीं जाके बैठेंगे। तो ऐसा नहीं कि पास्ट में कमी नहीं है, लेकिन पास्ट केवल कमी के बारे में है, ये इनका एक एजेंडा है। तो पहला तो ये चीज होता है, वहां से आप और जो सबसे मजबूत आपका जो प्लेटफॉर्म है राइट विंग का, आरएसएस, जनसंघ, वो वैचारिक तौर पे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वैचारिक वो अभी अपना संगठन सांगठनिक, उसको लग रहा है कि संगठन बचाओ, लॉन्ग टर्म के लिए खुद को तैयार करो। और बाकी जो प्रो इंटेलेक्चुअल राइट विंग है वो इस लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म के आंधी को, एवलॉन्च को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो आप देखेंगे कि 71 में जब बांग्लादेश वॉर की नहीं, उसके पहले ही हो जाता है, बट इंदिरा गांधी का रेट्रिक है और सिंबॉलिक है। आपने बैंक को नेशनलाइज कर दिया, आपने प्रीवी वर्स जो कि बहुत ही छोटा सा, मतलब उसका इंडियन एक्सचेकर पे कोई बर्डन नहीं था, उसको खत्म कर दिया कि हम राज रजवाड़ों के खिलाफ है, राजे महाराजा, और जो भी हमें अपोज कर रहा है वो उनके एजेंट हैं। तो जो इंदिरा गांधी के पर्सनल एनिमी है राइट विंग में, वो बिरला और उद्योगपति के एजेंट हो जाते हैं, वो राज रजवाड़ों के समर्थक हो जाते हैं, वो, और बाय डिफॉल्ट वो जनता, मतलब गरीब, उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, वो समाज के अगेंस्ट में है, इसलिए वो देश के अगेंस्ट में है, इसलिए वो एंटी नेशनल है, वो सीआईए के एजेंट। आज इनके साथ डिवाइन जस्टिस हो रहा है। सेम चीज हो रही है। आप देखें तो ये सेम नैरेटिव, मतलब सेम नैरेटिव फ्रॉम द अदर साइड। हाँ, आप किसी को लेफ्ट कहते हैं, लेजिटिमेसी खत्म, ये, बट इन्होंने ये पाप किए हैं और बहुत ही बड़े स्तर पे ये पाप किए, बिल्कुल शेमलेसली किया है ये पाप। और जब इनके इंटेलेक्चुअल्स यूनिवर्सिटी या बाकी जगह अपॉइंट होते हैं तो हर दिन क्लासरूम में ये इंपार्शियल तौर पे नॉलेज इंपार्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ये आइडियोलॉजिकल बैप्टाइजेशन कर रहे हैं, ये नए जनरेशन को एक्टिविस्ट बना रहे हैं। तो क्लासरूम टीचिंग बिकेम अ मोड ऑफ एक्टिविज्म। और इसमें ऐसे ऐसे मेडियोकर भरे पड़े हैं जो हर कोई अपने मेडियोक्रिटी को छुपाने के लिए रेडिकल कॉज की बात करता है। इसलिए आज के डेट में आप देख लें कि जो लेफ्ट सेंट्रिक जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी राइटिंग या उनकी जो एनालिसिस है उसको सोसाइटी के पॉपुलर रीडर पढ़ना बंद कर चुके हैं। आज आपके पास विक्रम संपत जैसा हिस्टोरियन है जो ट्रेंड हिस्टोरियन नहीं है, लेकिन उसकी किताब को डिमोलिश करने के लिए तमाम पूरे ग्लोबल यूनिवर्सिटीज के हिस्टोरियंस लगे हैं और फिर भी कर नहीं पा रहे हैं। आज आपके जो कल्चर हो, कारण क्या है कि राइट ने कभी भी यूनिवर्सिटीज में अल्टरनेटिव डिस्कोर्स नहीं तैयार किया, तो जो नॉन ट्रेंड लोग हैं वो अब दखल दे रहे हैं, उनकी सोसाइटी में ज्यादा अपील है। लेफ्ट ने हमेशा एक एजेंडा चलाया, तो अच्छा, लेफ्ट बिना सत्ता के रह नहीं सकता है, उसको हमेशा एक सत्ता का वो कॉरिडोर वो प्रोग्रेसिव्स हैं कि बात तो रेडिकल करेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी की वो पोजीशन चाहिए जो एमएनसी के सीईओ के बराबर सैलरी मिले, लाइफस्टाइल आपकी वो हो। लेकिन उसके साथ वो लालू यादव ने एक बार कहा कि ये जो वामपंथी हैं, वो बिल्कुल रस्टिक बिहारी, उसमें ये सबसे बड़े नौटंकीबाज है। ये भर पेट हलवा खा के भूखमरी पे भाषण देते। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो कभी कभी लोहियावादी जो है ना, जो सोशलिस्ट हैं, जो देशी आपके सोशलिस्ट हैं, जो लेफ्टिस्ट नहीं है, हाँ, देशी, वो इनको अच्छे से जानते हैं। हाँ, हाँ, कि बेसिकली लालू यादव का वो जो ये भाषण है वो लोकसभा में है, हाँ, रिकॉर्ड है कि भर पेट हलवा खा के भूखमरी पे भाषण। लालू यादव का सुनने में बड़ा मजा आता था, चाहे उनके कैसे भी थॉट्स हो,
सुनने में बड़ा मजा आता था। तो ये जो आप लेफ्ट विंग का, तो ये लेट 60s की बात है, और 70s में लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि जो 4 प्लेटफॉर्म है जिनके पास सांगठनिक तौर से उतनी क्षमता नहीं है, ये खत्म हो जाते हैं। तो भारत में जो 5 राइट विंग के प्लेटफॉर्म थे, कांग्रेस का राइट विंग, स्वतंत्र पार्टी, और उसके बाद राम राज्य परिषद और हिंदू महासभा, ये टिक नहीं पाते हैं 1970s के लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म जिसको इंदिरा गांधी ने आगे बढ़ाया। केवल एक राइट विंग संगठन बचता है, वो है आरएसएस और जनसंघ, क्योंकि इनके पास संगठन है, ये टिके रह जाते हैं। लेकिन नैरेटिव वॉर में ये ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। बिल्कुल। तो 70s के बाद जो इंडिया का जो नैरेटिव वॉर है उसमें बिल्कुल राइट विंग बहुत पीछे चला जाता है। 50s 60s तक जो रिचनेस थी, डाइवर्सिटी थी, वो खत्म हो जाती है। अब देखिए 70 निकल जाता है, लेकिन मिड 80s पूरी दुनिया में क्या होता है, लेट 70s में वो इस्लामिक रिवोल्यूशन ईरान में हो रहा है, मुजाहिदीन वगैरह जो हैं वो अफगानिस्तान में आ रहे हैं, और लेट 70s से इंडिया में क्या, पाकिस्तान में क्या है, जनरल जियाउल हक के अंदर में इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान और बुरी तरीके से हो रहा है, पहले भी था, और उस तरीके से क्रॉस बॉर्डर जो ये मिलिटेंसी है उसकी शुरुआत हो जाती है। कश्मीर में जो है वो रेडिकलाइजेशन लेट 70s से शुरू हो जाता है, ये अगर आप देखें, और 80s तक आते आते जो है वो कल्चरल वॉर खुल के सामने आ रहा है। ठीक है, अब 80s तक क्या है, पूरी दुनिया में जो है ये कल्चर और आइडेंटिटी ये खुल के सामने आ रहा है, हर जगह असर्ट हो रहा है। और इस तरीके से क्या है कि 80 के दशक तक आते आते ये जो लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म है उसको, और सोवियत यूनियन की कमजोरियां दिखने लगती हैं, और बाद में जब लेट 80s और अर्ली 90s में जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स होता है तो उसमें क्या होता है कि लेफ्ट सडनली, एक लेफ्ट का इकोसिस्टम जो है जो इसको सस्टेन किए हुआ था वो बुरी तरीके से, देखिए लेफ्ट हमेशा मतलब एबव द वेट पंच करने की हालत में रहा। ये मुट्ठी भर लोग हैं, चुनावी तौर पे कहीं भी सफल नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप तमाम यूनिवर्सिटीज़ में देखें उसमें ये इंश्योर करते, इससे बड़ा एक्सक्लूजनरी जो एक्सक्लूड करता है, छांटता है, कोई डिस्कोर्स नहीं है। बाकी जगह भी चलता है कास्ट, रीजन, लैंग्वेज इसकी, बट इनमें क्या है कि ये इंश्योर करते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन को कैप्चर किया तो आने वाले टाइम में इनकी जबरदस्त सॉलिडारिटी होती है कि अपने विचार के लोग आए। तो इकोसिस्टम जो उस समय सोवियत यूनियन था या एकेडमिया था जिसमें इनको सपोर्ट मिलता था कि आप वो खत्म हो गया, आप एक नहीं, अभी भी है, नहीं उस टाइम में इनको एक झटका लगता है। तो जब झटका लगता है तो इनिशियली तो ये शॉक में आते हैं, और उस टाइम में क्या होता है कि हम राइट की बात कर रहे हैं कि जो 70s के बाद राइट का सेटबैक है वो सडनली लेट 80s और अर्ली 90s तक, चूंकि ग्लोबल डिस्कोर्स चल रहा है, कोल्ड वॉर का एक कंक्लूजन हो रहा है और लेफ्ट की इंटरनेशनल वो हो रही है, डीलेजिटिमेसी हो रही है, उसमें जो राइट विंग डिस्कोर्स सडनली एक कमबैक करता है। 80s से शुरू हो गया था बट वो ग्लोबली परसेप्शन वॉर में कमबैक करता है। क्या आपको लगता है कि जो राम मंदिर का इशू था उसने को बहुत असिस्ट करा? देखिए बिल्कुल करा, राइज ऑफ द, मतलब क्योंकि वहीं से ये फिर उभर के आए जितने थे। सवाल ये है कि देखिए सवाल है कि राम मंदिर का इशू लेट 80s और अर्ली 90s में ही क्यों टेक ऑफ किया? विश्व हिंदू परिषद ने तो 1984 में सीता यात्रा प्लान कर लिया था। राम टेम्पल से पहले अयोध्या से सीतामढ़ी तक का इन्होंने शुरू भी किया, बट क्योंकि उस टाइम पे लेफ्ट वीक हो रहा था, उस समय सोसाइटी में वो चर्निंग नहीं हुई, अभी तक राइट विंग का वो सेंट्रलिटी नहीं आया था। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जब 1980 में बनती है, इनका पहला कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी है कि हम गांधीयन सोशलिज्म में, तो सोशलिस्ट डिस्कोर्स की तो नैरेटिव वॉर में क्या होता है, हेजेमनी क्या होती है कि आप भी मान लेते हैं कि सोशलिज्म उतना बुरा नहीं है, बस लेफ्ट सोशलिज्म खराब है। ये इस कैटेगरी के हेजेमनी से आपको बाहर निकलना है। ये दिखाता है कि अर्ली 80s तक इंडिया में लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म का इतना ज्यादा वर्चस्व था, परसेप्शन वार में वो इतने ज्यादा हावी थे कि भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ की निकली हुई पार्टी है, जो बिल्कुल राइट विंग पार्टी है, वो भी अपने आप को कह रही है कि हमारा जो विश्वास है, हमारी जो विचारधारा होगी वो गांधीयन सोशलिज्म पे। वो तो आडवाणी जी आते हैं और वो फिर वो इसमें एक इंटरवीन करते हैं और एक रेडिकल शिफ्ट होता है। अदरवाइज अर्ली 80s तक आप तब सोशलिज्म एज एन आइडियोलॉजी की हेजेमोनी में आप चाहते हैं कि हम भी अपना एक सोशलिस्ट क्रेडेंशियल थोड़ा बदल के बदलाव के साथ दिखा ही दे। तो ये दिखाता है कि कैसे आप वैचारिक और नैरेटिव वॉर में आप एक हेजेमोनाइज्ड हैं अपने राइवल कैंप से। दूसरी बात आप देख लें, ब्रिटेन में एक पार्टी है जो गर्व के साथ अपना नाम कंजर्वेटिव पार्टी रखी हुई है, वो अपने आप को कंजर्वेटिव पार्टी कहते हैं। चूंकि कंजर्वेटिव पार्टी का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ पास्ट में ले जाए, कंजर्व
भारत में आप किसी भी राइट विंग को कहते कि तुम कंजर्वेटिव हो, बोला कि नहीं हम प्रोग्रेसिव है। ऑफेंसिव वर्ड है कंजर्वेटिव, इंडिया में ऑफेंसिव वर्ड की तरह लिया जाता है। कारण यह है कि आपने कंजर्वेटिज्म का डेफिनेशन लेफ्ट और लिबरल्स के डेफिनेशन से समझा। बट अगर मैं ये भी बोलूँ ना किसी को, फॉर एग्जाम्पल कि मैं पूजा करता हूँ, ठीक है, मैं मंदिर जाता हूँ रोज, मैं रोज शिव जी की पूजा करता हूँ, तो उनके दिमाग में वही आता है कि यू आर कंजर्वेटिव विदाउट थिंकिंग दैट आई एम ट्राइंग टू कंजर्व माई कल्चर, माई रीति रिवाज। मैं उससे किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको इतना नेगेटिवली लिया जाता है आज के टाइम पे भी कि अगर आप पूजा भी कर रहे हो तो भी आप कंजर्वेटिव हो। वो नैरेटिव है। हाँ, लेकिन अगर आप माइनॉरिटी रिलीजियोसिटी को सेलिब्रेट कर रहे हो तो आप प्रोग्रेसिव, तो प्रोग्रेसिव हो। तो कारण है कि आप लॉजिकल पैरामीटर पे अगर आप इसको असेस करें, इसको इवेल्युएट करें, तो एब्सर्डिटी दिख जाएगी कि आप कम से कम अपने लॉजिकल रेशनल अप्रोच में कंसिस्टेंट रहे, बराबर रहे। लेकिन इनमें बिल्कुल आपको कॉन्ट्राडिक्शन दिखेगा और डेलिबरेट कॉन्ट्राडिक्शन है। माइनॉरिटी कम्युनलिज्म जस्टिफाइड है, मेजॉरिटी कम्युनलिज्म जो है वो डेमन है। तो इस तरह का आप बात कर, अगर कम्युनलिज्म बुरा है तो हर तरह का कम्युनलिज्म बुरा है ना। आप खालिस्तान को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, सही बात कि वो माइनॉरिटी नेशनलिज्म है। आप कश्मीरियत के नाम पे एक पूरी कश्मीरी पंडित का जो ये फोर्स्ड एक्सोडस है उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, और वो भी डेलिबरेटली इन्होंने किया है कि हिस्ट्री में आप देखें जो फर्स्ट बैच ऑफ हिस्टोरियंस जो आज़ादी के बाद जो मार्क्सिस्ट अप्रोच लेके आते हैं, चाहे डी.डी. कोशाम्बी हो, रुमिला थापर हो, आर.एस. शर्मा हो, एंशिएंट इसमें चाहे मेडिवलिस्ट हिस्ट्री हो, या सब हो, चुन चुन के इन्होंने क्या किया कि फैक्ट तो बताएं, लेकिन फैक्ट के साथ इन्होंने चेरी पिकिंग, एजेंडा भी सेट हुआ। उसमें आप देखेंगे कि कॉमन थ्रेड यह है कि चुन चुन को हर वो चीज जो इंडिया के पास्ट को डेमोनाइज कर सके उसको आगे बढ़ा। बिल्कुल। देखिए, हर सोसाइटी के या कम्युनिटी के या देश के पास्ट में मिक्स्ड रिसोर्सेस होते हैं, खराब भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। बट यहाँ पे हमने कहा ना, ये मक्खी वाला इनका दृष्टि है कि जो कमी है उसी को दिखाओ कि यही हमारी वास्तविकता है। 90s के बाद क्या होता है कि सडनली ये जो इनका पूरा का पूरा एक एजेंडा है डिस्कोर्स का, जो इंटरनेशनल इकोसिस्टम पे टिका हुआ था पॉलिटिकली भी, वो कोलैप्स कर जाता है। तो इनिशियल और उसी समय में राइट विंग की फिर दोबारा वापसी होती है। राइट विंग एज अ डिस्कोर्स, एज अ नैरेटिव, एज अ प्लेटफॉर्म। आप देखेंगे जो इंडिया के सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, कश्मीर में, पंजाब में, नॉर्थ ईस्ट में क्लियरली है कि एक रिलीजियस वॉर जो है एंटी इंडिया सेसेशनिस्ट मूवमेंट को लीड कर रहा है। लेकिन नहीं साहब, आप कम्युनिटी को नेम नहीं कर सकते हैं। आप कैसे कह देंगे कि इस्लाम प्रॉब्लम है, इंडियन सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। अब होता यह है कि जो सिक्योरिटी कम्युनिटी है, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, जो इन चीज़ों को देख रहे हैं, उनको एक नया कॉन्फिडेंस आता है 90s में, चूंकि ये यूएस को भी देख रहे हैं, ग्लोबली देख रहे हैं। दे ऑल्सो स्टार्ट नेमिंग कि नो, देयर इज अ प्रॉब्लम, यू हैव टू नेम इट। एग्जैक्टली। इस्लामिज्म का मतलब ये नहीं कि हर मुस्लिम इसमें है, लेकिन इस्लामिज्म अगर एज एन आइडियोलॉजी बिल्कुल इंडिया की इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, यू हैव टू नेम इट। खालिस्तान अगर एक प्रॉब्लम है, उसके पीछे रेडिकल जो सिख एलिमेंट है काम कर रहा है, यू हैव टू नेम इट। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब बुरा लग जाएगा, बिल्कुल, हाँ हमारी तो बट हुआ क्या कि उसके अलावे आप जब भी देखेंगे कि जब इस्लामिज्म या सिखिज्म जो खालिस्तान की बात आती है, वी जब आरएसएस के लोग पंजाब में मारे जा रहे हैं, इस्लाम का एक प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, जब भी उसकी बात लाना शुरू करेंगे ये तुरंत आ जाएंगे ब्राह्मणों ने बुद्धिस्ट मंदिर तोड़े। टैक्टिकली बुद्धिज्म से आपका कोई प्यार नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि जब जब आप देखेंगे कि जो जिहादी माइंडसेट है, इस्लामिक जो माइंडसेट है, या जो खालिस्तानी माइंडसेट है, उससे जब वायलेंस आता है और ब्रूटल मर्डर आपको दिखता है, तुरंत ये क्या करेंगे, एक कॉम्पेरेटिव फ्रेमवर्क पे हर तरह के कम्युनिस्ट को लेट अस कंडेम। मतलब ऐसा लगेगा कि केवल इस्लामिक रेडिकलिज्म को कंडेम करेंगे तो कोई पाप लग जाएगा, उसके साथ आरएसएस को या हिंदू कम्युनिज्म को बिना जोड़े। लेकिन जब हिंदुइज्म के अंदर से कोई प्रॉब्लम दिखेगी तो केवल हिंदुइज्म का नाम है। वहां पे आईएसआईएस गला रेत रहा है, आप कहेंगे लेट अस कंडेम ऑल फॉर्म ऑफ इस्लामिज्म, हाँ, और आरएसएस का पे। तो आप करते क्या हैं, आप हमेशा एक कवर फायर देते हैं इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को, खालिस्तानी फंडामेंटलिज्म को, या हर तरीके के एंटी इंडिया फंडामेंटलिज्म को। आप क्या करते हैं कि हमेशा उसे, लेकिन जब एंटी हिंदू नैरेटिव होता है तो फिर आप उसके साथ इस्लामिक और बाकी प्रॉब्लम नहीं है। हर किसी को इस देश में मनुस्मृति जला के ही प्रोग्रेसिव बनना है।
कुरान की आयतें जो बिल्कुल शॉकिंग हैं, बाइबल की जो बहुत सारे वर्सेस जो शॉकिंग है, उसको जलाने की बात कोई नहीं करेगा। उसकी अगर आपने थोड़ी सी कंडेमनेशन कर दी तो ये सड़क पे उतर जाएंगे कि ये मेजोरिटेरियन फासिज्म है। चाहे वो उमर खालिद हो, चाहे शर्जील इमाम हो, चाहे कोई भी हो, हर कोई मनुस्मृति जला के भी, भाई अपने रिलीजन की भी प्रॉब्लम को थोड़ा जला दो। बिल्कुल सही बात। मनुस्मृति जलाइए, बिल्कुल जलाइए, आपको हक है। लार्जर हिंदू सोसाइटी जो है इस चीज को कभी स्वीकार करता है कि जो कमी है वो है। बिल्कुल सही, आई कंप्लीटली एग्री। और एज ए हिंदू हम आपके कुरान की आयतों को नहीं जलाना चाहते, लेकिन आप सही में सेकुलर है, प्रोग्रेसिव है, तो आप बोलिए वो गलत। पहले अपने घर से शुरुआत कीजिए। हर किसी को मनुस्मृति जला के ही प्रोग्रेसिव बनना है इस देश में। तो ये एक बात हो गई। लेकिन 90s से क्या होता है, जो राइट विंग की जर्नी की बात कर रहे हैं, जब राइट विंग की एक विमर्श की वापसी होती है, रिस्पेक्टेबिलिटी आती है, सेंट्रलिटी आती है, जब पूरा का पूरा जो एक सेंटर लेफ्ट या जो लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट फ्रेम है वो डीलेजिटिमाइज हो जा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि देखिए फिर से एक नया आरएसएस और बीजेपी एक बड़े प्लेटफॉर्म के तौर पे उभरते हैं। और बहुत सारे 70s से जो भारत के 4 जो राइट विंग के थ्रेड थे, जो जनसंघ और आरएसएस से अलग थे, स्वतंत्र पार्टी वाली थ्रेड, देखिए वो धागा बचा हुआ है, उसका प्लेटफॉर्म, वो आत्मा बची है, उसको शरीर नहीं मिल रहा। वो सारे 30 साल से वो भटक रहे, वो सारे बीजेपी, तो वो चाहे वो इकोनॉमिक राइट हो, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स हो, या चाहे वो ट्रांसफॉर्मेटिव हिंदू महासभा वाला हो, चाहे वो जो आरएसएस का अपना जो था वो था, ये सब क्या करते हैं, क्योंकि आपके पास बस एक ही राइट विंग प्लेटफॉर्म बचा है जो लेजिटिमेट है, ये सब यहां आ जाते हैं। तो सडनली 90s की जो बीजेपी है वो एक डिफरेंट, डाइवर्सिफाइड, बहुत ही, इट इज मच मच डिफरेंट फ्रॉम द जनसंघ ऑफ 50s, 60s, 70s एंड इवन 80s. I also feel that the BJP in the 90s, early 90s and late 90s was also different from the BJP that we have today. Correct me if I'm wrong. Exactly. वो एक शिफ्ट है, वो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंदर में जो शिफ्ट आया, इनफैक्ट उन्होंने शिफ्ट लाया है और वो इस शिफ्ट के उपज भी हैं, ये दोनों हैं, ये टू वे ट्रैफिक है। तो 90s में आप देखेंगे कि सडनली जो इंडियन राइट है, जो खासकर जो बीजेपी और आरएसएस के अंडर में है, ये आइडियोलॉजिकली अब पहले आपके 5 प्लेटफॉर्म थे अलग अलग, अब एक ही प्लेटफॉर्म में 5 अलग अलग आपको ऑर्थोडॉक्स सेक्शन भी है, आपके पास कंजर्वेटिव्स भी हैं, आपके पास ट्रांसफॉर्मेटिव भी हैं, हिंदू महासभा वाली, आपके पास हाफ कंजर्वेटिव हाफ ट्रांसफॉर्मेटिव है। इसके साथ आरएसएस में और बीजेपी में भी ये आता है कि अब हमें इंटेलेक्चुअल वॉर में भी लेट हैं बट आ रहे हैं, तो एक इनके अंदर में प्रो इंटेलेक्चुअल ट्रेट भी आता है, जो बहुत जरूरी है, जो आज के डेट में बिल्कुल जरूरी है। अब तो बिल्कुल है। अब 90s में क्या होता है, अब आ तो जाते हैं, इनिशियल फेज में तो सॉलिडेरिटी है, क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर की एंगर है, जो अनफेयर ट्रीटमेंट, एक पूरे आपने जो भी ब्यूरोक्रेट आपके साथ दरबारी ब्यूरोक्रेट नहीं था उसको आपने किया, जुडिशियरी को टारगेट किया, तो जो इनका पाप है ना लेफ्ट लिबरल नैरेटिव का, जो अलायंस का, उस पाप के अगेंस्ट में जो 4-5 जो राइट विंग की डाइवर्स थ्रेड जो अब बीजेपी आरएसएस के अंडर में है, इनमें सॉलिडेरिटी है। लेकिन होता क्या है कि जब एनडीए गवर्नमेंट 2004 में हारती है और फिर से जब 10 साल का एक गैप आता है, उसमें एक वापस से वो एक नेहरूवियन और लेफ्ट लिबरल नैरेटिव आने के, उसमें देखिए तमाम लेफ्ट तो बेसिकली पायरेट है, हाँ वो पेड बेसिकली मर्सिनरी है, उसको एक चीज आता है कि कहाँ केओस और डिस्ट्रक्शन कैसे लाना है। अब दिक्कत लेफ्ट की ये हो गई कि अब इसके पास प्लेटफॉर्म नहीं बचा है, सब खत्म हो गया। तो कभी ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, कभी ये कांग्रेस को कैप्चर कर लेता है, बस अभी क्या है कि इनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए ताकि अपना एजेंडा चलाते रहे। तो ये जो 10 साल का जो यूपीए का फेज है, उसमें आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक सुपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थी, मिसेस गांधी, और बाकी जो उनके आसपास के लोग थे उनको आप देखें, ये सब वो लोग हैं जो इंडिया में एनजीओ मॉडल ऑफ गवर्नेंस। एनजीओ मॉडल क्या होता है कि एक एनजीओ एक एजेंडा है, उस एजेंडा का अपना एक आइडियोलॉजिकल बायस है, उसके अंदर एक कंटेम्प्ट है मेजॉरिटी सेंटीमेंट को लेके, जो हम्बल लोगों का जो एक आप देखेंगे जो गांव का पेजेंट होता है, किसान होता है, गरीब किसान, उसका एक कल्चरल रूटिंग होती है, उसको लेके कंटेम्प्ट है कि ये सैक ऑफ पोटैटो है, दाकियानूस लोग हैं, ठीक है। और आप मानते हैं कि आपका ये काम है कि आप हर किसी को एक प्रोजेक्ट के तौर पे एक अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से, तो ये लेफ्ट लिबरल के साथ ये है ना कि ये डिफाइन करते हैं कि बोनाफाइड ह्यूमन कौन है। बोनाफाइड ह्यूमन वो है जो इनके नैरेटिव में फिट बैठता है। अगर एक दलित जो है वो बिल्कुल ब्राह्मणवाद को पानी पी पी के गाली दे रहा है तो ऑथेंटिक दलित है।
रामनाथ कोविंद हो या द्रौपदी मुर्मू हो, दलित हो, आदिवासी हो, जब ये हिंदुत्व के साथ आते हैं तो ये जो है फिर एजेंट हो जाते हैं। ये डिफाइन करेंगे कि कौन असली दलित है, कौन असली आदिवासी है और कौन जो है बिल्कुल एक एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। जब आप सोचिए एब्सर्डिटी क्या है, जब अफगानिस्तान में तालिबान पावर टेक ओवर कर रहा बिल्कुल, है, बिल्कुल वो यूएस में कॉन्फ्रेंस हो रहा है डिसमेंटल ग्लोबल हिंदुत्व। अरे कहां हिंदुत्व ग्लोबल है? तालिबान जब टेक ओवर कर रहा है, पूरी दुनिया में वो फुटेज दिखाया जा रहा है। और उस टाइम पे हमारे लिबरल्स ने इंडिया के कुछ नहीं बोला। नो, ये तो पार्टी से, ये तो स्पीकर थे और असली ऑर्गेनाइजर कोई नहीं बताया। तमाम वहां के जो आईवी लीग इंस्टीट्यूशंस है, हार्वर्ड से लेके, येल से लेके, प्रिंसटन से लेके, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, ये इसके को स्पॉन्सर हैं। लेकिन असली स्पॉन्सर नहीं है साहब, उनको खतरा लगता है। मतलब यह है कि जिले लाही जो अकबर हैं, उनका नाम इसलिए छुपा दिया गया क्योंकि सारे सूबेदार तो अपना नाम दिखाएं, लेकिन उनको खतरा है उनका नाम। कोई नहीं जानता है इसका मेन स्पॉन्सर कौन था और ये कब हो रहा है। तो आप नैरेटिव वॉर देखिए ना, तालिबान का टेक ओवर पे डिबेट कर देते हैं, अच्छा है बुरा है, लेकिन एक काल्पनिक तौर पे एक ग्लोबल हिंदुत्व पहले आप बनाते। ये होता है ना कि पहले अपने विलेन को बहुत बड़ा राक्षस बनाओ और फिर उसके अगेंस्ट में एक बैटल छेड़ो। तो ये बेसिकली साइकोलॉजिकल वॉर कर रहे हैं। कारण क्या है कि मोदी के अंदर में 2014 के बाद एक चीज बदला है। 90s की जो बीजेपी थी उनमें फिर भी थोड़ा एक आइडियोलॉजिकल हेजेमनी थी। वो राइट विंग की तो बात करते थे, लेकिन अंदर से एक इच्छा होती थी कि लिबरल और लेफ्ट से थोड़ा प्रशंसा मिल जाए कि देखिए हमसे आप अलग हैं लेकिन आदमी अच्छे हैं। जैसे कि वाजपेयी जी या सुषमा स्वराज, अडवाणी भी था, सब में था। वो एक पुराना राइट था कि आपसी थोड़ा एक एंडोर्समेंट मिल जाए कि राइट पर्सन इन अ रॉन्ग पार्टी। तो वो जो पुरानी बीजेपी थे ना, उनके अंदर ये थे कि भाई हमें अपने काम की ऐसा हो कि हमारे विरोधी भी हमारी प्रशंसा करें। ठीक है। अब सवाल है कि लिबरल तो फिर भी चलता है, लेफ्ट तो बिल्कुल एक मक्कार और बंधा हुआ और दाकियानूस संगठन है। इसके तो दिमाग में एक प्रोजेक्ट चलता है, प्रोग्राम चलता है। ये अपने अलावे किसी को एंडोर्स नहीं करता है, ये बस डिस्ट्रॉय करता है, डिलेजिटिमाइज करता है, सिस्टमैटिक कैरेक्टर असैसिनेशन करता है, क्योंकि इनका प्रोजेक्ट ही वैसा है और लेफ्ट में प्रोग्राम चलता है। ये जो 2014 के बाद की जो बीजेपी है, इसके अंदर वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो चाह नहीं है कि हमें थोड़ा लेफ्ट और लिबरल भी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये एक मेजर। अब इससे क्या हुआ, इनकी क्राइसिस हो गई कि हमने जेएनयू में भी देखा है, बहुत सारे राइट विंग के जो स्कॉलर्स थे, उनकी एक चाह होती थी कि हमें इंडिविजुअल तौर पे थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिल जाए, और वो अभी भी है। आप मानते हैं वो गलत है, आप मानते हैं वो मेडियोकर है, आप मानते हैं वो आदमी पैरोकियल नैरो माइंडेड है, वो केवल लॉबिंग करता है, नेटवर्किंग करता है, अपने लोगों को डिस्क्रिमिनेट करता है, फिर भी अंदर से एक छोटी सी ये रहती है कि थोड़ा सा एक आध जगह प्रशंसा ये करते हैं। ये बेसिकली हेजेमोनी ऑफ डिस्कोर्स है। क्या आपको लगता है जो लेफ्ट के साथ हुआ वो राइट के साथ भी होगा? सवाल को आप थोड़ा और जैसे कि 5 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जैसे कि अब इनमें आपसी लड़ाई फिर शुरू होगी अंडर बीजेपी। देखिए, क्योंकि हम बीजेपी में भी देखते हैं, बीजेपी में क्या न्यूज़ में दिखता है इतना कि एक नैरेटिव बन रहा है एक्सट्रीमिज्म का, राइट एक्सट्रीमिज्म का, जो कहते हैं कि अगर वो मारे तो हम भी मारे, वो तलवार निकाले तो हम भी तलवार निकाले। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि वो उसको पनाह मिलेगी या वो बिखर जाएगा? देखिए, इसमें बिल्कुल बहुत ही रिलेवेंट सवाल है। आप सबसे बड़ी चीज़ आप देखें कि नूपुर शर्मा जो एपिसोड हुआ, और हमने कहा कि 90s में पांचों धारा जो राइट विंग का जो खो गया था 70 के बाद, वो वापस आता है, लेकिन पहले 5 अलग अलग प्लेटफॉर्म थे, अब एक में 5 आ गए। समझ गए? और इनमें यूनिटी इसलिए है कि इनकी बिटर मेमोरी है, जो इनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, जो पाप किया लेफ्ट लिबरल ने। लेकिन अब मोदी जी के बाद जब राइट विंग पॉलिटिकली पावरफुल हो गया, हेजेमोनिक हो गया, एक पूरा का पूरा जो बड़ा सेक्शन ऑफ हिंदू सोसाइटी है और बाकी जगह एक सेक्शन ऑफ माइनॉरिटी भी है, वो भी अब आपको इलेक्टोरली पॉलिटिकली सपोर्ट कर रहा है। अम्बेडकराइट डिस्कोर्स हो, सोशलिस्ट डिस्कोर्स हो, लोहियाइट डिस्कोर्स हो, द्रविडियन डिस्कोर्स में भी अब सेंध पड़ने लगी है। आप जो भी डिस्कोर्स देखें, नॉर्थ ईस्ट पूरा आज के डेट में आपका है, क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट्स में आपकी सरकार है। तो ये जो अभी का राइट है वो केवल हिंदुत्व सवर का राइट नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने ये सबल्टन हिंदुत्व, अगर आपने सुना हो, ये पीएचडी में मैंने ये टर्म क्वाइन किया था पहली बार। उसका मतलब ही था कि हिंदुत्व ब्राह्मणिकल विमर्श तो है ही नहीं,
हिंदुत्व का जो मेजर फोर्स है वो सोसाइटी का जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है हिंदू सोसाइटी का, उसमें ओबीसीज हैं, दलित्स हैं, ट्राइबल हैं, जो अपर कास्ट के गरीब हैं, और धीरे धीरे वो हेजेमोनिक डिस्कोर्स है। आप देखें पिछले 2017 से लेके अभी तक आपका 5 साल हुआ है, अगर ब्राह्मणवाद भारत की वास्तविकता है तो इस देश इंडियन रिपब्लिक का 3 टॉप पोस्ट देख ले, उसमें कितने ब्राह्मणवादी हैं अपने जन्म के आधार के पहचान के। आपका प्रेसिडेंट 2070 में एक दलित समाज से आता है, आपके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पिछड़े समाज से, ओबीसी से आते हैं, आपके वाइस प्रेसिडेंट जो वेंकैया नायडू पहले थे वो कामा कास्ट से आते हैं, जो कि शास्त्र के अनुसार शूद्र में आते हैं। तो 3 जो इंडियन रिपब्लिक का टॉप पोस्ट है उसमें कोई ब्राह्मण या ब्राह्मणिकल इससे नहीं आ रहा है। आज के डेट में आपके प्रेसिडेंट पहली एक आदिवासी महिला है, प्राइम मिनिस्टर एक ओबीसी हैं, और जो धनकर जो जाट समाज से आते हैं वो ओबीसी में आते हैं। तो कहां ब्राह्मणिकल है? ये तो आपके दिमाग की कल्पना है ना। तो उस तरीके से आप देखें तो इंडिया तो सही मायनों में सबल्टनाइज हुआ है, और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट सिंबॉलिक नहीं होता है। देश का सबसे जो पावरफुल प्राइम मिनिस्टर आज के डेट में, जो नेहरू से भी और इंदिरा गांधी से भी पावरफुल है, वो ओबीसी वर्ग से आ रहा है। तो ब्राह्मणिकल कहां है इंडिया में? लेकिन आप पूरे तमाम नैरेटिव में देखें, ब्राह्मणिकल फासिस्ट रिजीम अंडरगोइंग सिंस 2014। या तो ये डफर हैं या बहुत ही मैलिशियस हैं, या दोनों हैं एक साथ। तो उस तरीके से हो क्या रहा है कि अभी जो राइट विंग की हेजेमनी है, जिसमें एक लार्जर हिंदू सोसाइटी, जिसमें सबल्टर्न हिंदूज, अभी का हिंदुत्व ब्राह्मणिकल हिंदुत्व नहीं है, यह सबल्टर्न हिंदुत्व है, जिसमें कि सबल्टर्न्स आपके मेन फोर्स हैं। उनके पास टॉप लीडरशिप, बीजेपी की प्रोफाइल देख ले, भूपेंद्र यादव से लेके धर्मेंद्र प्रधान से लेके प्राइम मिनिस्टर मोदी से लेके पावरफुल जो मिनिस्टर्स हैं, पावरफुल जो प्रेसिडेंट हैं, जो संगठन के लोग हैं, और जिस तरीके से ये टिकट जिस तरीके से ओबीसी को देते हैं, बीजेपी की हेजेमनी है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ओबीसी और दलित इनको वोट कर रहा है। अपर कास्ट तो पहले से भी करता था, बिल्कुल, तब तो आप हारते थे चुनाव। तो उस तरीके से आप देखें तो सबल्टर्न हिंदुत्व जो है, सबल्टर्न का मतलब है जो बेसिकली जो ब्राह्मणिकल सेक्शन से नहीं, बल्कि ओबीसी और दलित और आदिवासी समाज के लोग जो हैं आज के डेट में हिंदुत्व के समर्थक नहीं हैं। आज के डेट में वो नेता हैं, दे आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और ये कोई नई बात नहीं है। 1919 में जो राम टेम्पल मूवमेंट होता है, उसके रेडिकल लीडर कौन है? कल्याण सिंह, ओबीसी, उमा भारती, ओबीसी, उस समय बजरंग दल के नेशनल प्रेसिडेंट विनय कटियार, ओबीसी। आप तमाम तरीके से देख लें, लेकिन कहेंगे मंडल जो है वो पिछड़ों का था और कमंडल ब्राह्मणों को था। कल्याण सिंह क्या ब्राह्मणों के एजेंट थे? उमा भारती क्या ब्राह्मणों की एजेंट थी? शिवराज सिंह चौहान क्या ब्राह्मणों के एजेंट हैं? सही बात है। तो हिंदुत्व का, लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है कि अगर आप 2014 के बाद से देखें तो हिंदुत्व एक बहुत ही पावरफुल डिस्कोर्स बन गया है। इतना पावरफुल बन गया है कि चुनावी तौर पे और राजनीतिक तौर पे इसके सामने चाहे द्रविडियन आइडियोलॉजी हो, चाहे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी हो, चाहे दलित पार्टीज हो, अम्बेडकराइट, सब हाशिए पे जा रहे हैं। तो लड़ाई फिर हिंदुत्व के जो 5 धरे जिनमें यूनिटी थी 90 में, उनमें अब वो खुल के लड़ाई क्या हो रही है कि किसका पर्सपेक्टिव, किसका वर्जन ऑफ जो राइट है वो बेटर है, वो हेजेमोनिक हो। हाँ जी। अब राइट में जो आरएसएस है, अगर आप जो सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत जी, उनका देखें पिछले 1-1.5 साल में स्टेटमेंट, तो ये दिख रहा है कि आरएसएस अब धीरे धीरे सेंट्रिस्ट स्पेस को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, जो मध्यम मार्ग है, कंजर्वेटिज्म और सेंट्रिज्म को। अब उसमें जैसे आप देखें कि उन्होंने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की क्या आवश्यकता है। अब ये बहुत सारे राइट विंग के समर्थकों को बुरा लगा, क्योंकि अगर दलित और आदिवासी समाज के साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुई है और उसके लिए आरक्षण और सोशल जस्टिस का प्रोविजन है, तो जो कल्चरल इनजस्टिस है उसको आप बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो आप देख लें। उसी तरीके से उनका आ रहा है कि उपासना पद्धति हर किसी की है, अलग अलग है, सबका इसमें, जो अच्छी बात है, प्रोग्रेसिव, लेकिन इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा कि आरएसएस का एक प्रोग्रेसिव जो टॉप से मोहन भागवत जब कुछ कह रहे हैं उसका मतलब है कि ये आरएसएस का स्टेटमेंट है। बीच में मैं एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बट यही 5 आइडियोलॉजीज में से अगर एक एक्सट्रीमिस्ट निकल जाए, क्या आपको लगता है कि वो, देखिए अभी क्या होगा, चुनावी तौर पे तो बिखराव नहीं होगा।
इंटरनल टेंशन रहेगा, वो जैसे घर में होता है ना, वैचारिक तौर पे जो खासकर डिजिटल राइट है, एक ऑनलाइन राइट विंग कम्युनिटी जो काफी वोकल है, जो नैरेटिव वॉर में बिल्कुल इन्वॉल्व है, उसमें ज्यादातर लोग इंजीनियरिंग, आईटी, मेडिकल, नॉन सोशल साइंस, लेकिन वो कल्चर, हिस्ट्री, माइथोलॉजी, इनके क्वेश्चंस में इंटरवीन कर रहे हैं। उनके बीच में उन्हें लग रहा है कि ये बेसिकली मूवमेंट को वीक करना है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि चूंकि एक ही संगठन के अंदर में 5 अलग अलग विचारधारा है, राइट विंग के अलग अलग डाइवर्सिटी हैं, तो टसल इनका जो है एक हेल्दी है, ये राइट विंग के विमर्श को और एनरिच करेगा। लेकिन हाँ, नैरेटिव वॉर में राइट वर्सेस राइट नैरेटिव और इंटेंसिफाई होने जा रहा है। एक सेक्शन होगा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी या जो आरएसएस के जो टॉप फंक्शनरी है उनसे काफ़ी ऑलरेडी वो आक्रोश में है, उन्हें लग रहा है कि वो मूवमेंट को सॉफ्ट कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम एक बड़ी समझ ये भी है कि सेंटर का जो स्पेस है, चूंकि अब तो राहुल गांधी के अंदर में कांग्रेस वामपंथियों से भी ज्यादा वामपंथी। आप देखें जेएनयू में हमारे एक मित्र भी हैं, हमारे सीनियर हैं विकास पाठक, उन्होंने लिखा भी कि अगर आपको कांग्रेस ज्वाइन करना है तो एनएसवाई आके जेएनयू में ना ज्वाइन करें, आप आइसा ज्वाइन करें। क्योंकि आइसा के लोग जो हैं वो ढोल बजा के, नगारा बजा के, डफली बजा के नैरेटिव क्रिएट करने वाले, वो गांधी जो भाई बहन हैं उसकी उनको ज्यादा, उससे ज्यादा प्रेम है। जो पुराने एनएसवाई के कांग्रेसी हैं, आप देख ले हरियाणा में अशोक तंवर छोड़ना पड़ा, या बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो हाशिए पे हैं। तो हो क्या रहा है कि आज के डेट में जो सेंट्रिस्ट पार्टी थी अंडर राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी, वो रेडिकल लेफ्ट नैरेटिव के कब्जे में है। और इनको, चूंकि इनको अब चुनाव जीतना नहीं है, तो ये बिल्कुल नैरेटिव वॉर में आ गए हैं। अब यूपी अमेठी से चुनाव हार गए और वायनाड से जीत गए, तो एक दिन भाषण में करें कि तमिलनाडु हैज अ कल्चर। ऑफ कोर्स तमिलनाडु हैज अ कल्चर, बट एवरी स्टेट हैज अ कल्चर। आप अमेठी से चुनाव हार गए, इसका ये मतलब नहीं है आप यूपी को टारगेट करना शुरू कर दें। बिल्कुल। तो ये दिखा रहा है कि अब ये चुनाव जीतने में इंटरेस्टेड नहीं है, अब ये एक नैरेटिव वॉर में चले गए हैं। और नैरेटिव वॉर में ये जो बेसिकली वो है जो इंडिया को कंटेम्प्ट से देखता है, उस नैरेटिव के चुंगल में है। उत्तर प्रदेश की तो हालत यह है कि जेएनयू के आइसा के लोग केवल टॉप लेवल पे नहीं, जिला स्तर पे भी जो प्रेसिडेंट वगैरह बन रहा है उसमें एक बड़ी दखल है। तो सेंटर का जो स्पेस है अब खाली हो गया है। जो लिबरल सेंट्रिस्ट थे, तो उसमें अगर राइट ये कोशिश कर रहा है कि उसको हम ऑक्यूपाई राइट सेंटर आ जाए, ये एक अच्छी बात है, अच्छी बात इसका। लेकिन ये है कि लेकिन एक वर्जन वो है जो हिंदू महासभा वाले लीग से आता है, एक वर्जन वो है जो इंडिपेंडेंट राइट, उनके बीच में इंटरनल नैरेटिव वॉर। तो वो नैरेटिव वॉर अब राइट वर्सेस राइट ज्यादा इंटेंसिफाई होगा, लेकिन वो इलेक्टोरली डिवाइड नहीं होगा। समझ गया। इलेक्टोरली वो रहेगा। लेकिन आप ये देख ले, जैसे जैसे एंटी राइट जो लेफ्ट लिबरल ये प्लेटफॉर्म है, वो इलेक्टोरल बैटल लूज कर रहा है, वो पॉलिटिकल बैटल लूज कर रहा है, वो और बिटर हो रहा है, वो आक्रोशित हो रहा है, वो गुस्से में जा रहा है। और जितना वो गुस्से में जा रहा है उसका नैरेटिव, क्योंकि अभी भी देखिए जो इंस्टीट्यूशंस, जो ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ से फंडिंग होती है, जहाँ कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए बड़ा अच्छा लगता है कि स्पॉन्सर्ड कॉन्फ्रेंस है और आपको एक लेजिटिमेसी, आपको एक बोनाफाइड स्कॉलर माना जाता है, वहाँ पे बुलाया जाता है, जहाँ पे ये नैरेटिव फैक्ट्री है, जहाँ पे नैरेटिव्स बनती है, वो अभी भी इनके कब्जे में है। लेकिन अब ये पहले तो ये थोड़ा बहुत चुनावी तौर पे इनका इन्वेस्टमेंट था, तो ये फिर भी थोड़ा मॉडरेट थे। अब इनको लग गया है कि आने वाले कुछ एक समय तक, एक बड़े समय तक इनकी वापसी होनी नहीं है, तो अब ये केवल कल्चरल नैरेटिव वॉर में चले गए हैं। तो जैसे जैसे ये चुनाव हारेंगे, इनका इलेक्शन में स्टेक कमजोर होगा, उतने ही नेगेटिव, एसिडिक, टॉक्सिक नैरेटिव ये बनाएंगे। आप देखिएगा जब 2024 में बीजेपी की वापसी ऑलमोस्ट तय है, बीजेपी की अपनी मजबूती और अपोजिशन की कमजोरी के कारण, उसके बाद आप देखिएगा अभी तक बीजेपी फासिस्ट है, अभी तक हिंदुत्व सेंट्रिक प्लेटफॉर्म के लोग फासिस्ट हैं। 24 के बाद पूरी सोसाइटी को फासिस्ट कर देंगे। इस कारण क्या, अब नैरेटिव इनका कुछ एक देख लीजिए, मतलब बिल्कुल हास्यास्पद है, लेकिन हर कोई कि इंडियन सोसाइटी जो है उसको आप कैसे समझें। तो दो तरीका है समझने का, या तो आप जो आपके जो टेक्स्ट हैं, जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं, जो शास्त्र हैं या जो धार्मिक हैं, उनको पढ़ें, उसके हिसाब से माने कि ये इंडियन सोसाइटी की रियलिटी है। तो उसमें आपके वेदा हो गए, पुराण हो गए और रामायण हो गए, महाभारत हो गए, उसमें बहुत सारी स्मृति भी है, मनुस्मृति भी है, उन सारों को आप मान लें। और या तो आप फील्ड में जाके देखें,
अब हरियाणा में जाके आप बोलेंगे एक जाट समाज के लोगों से कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ होता है, तो वो हंसेगा आप पे। आप गुजरात में जाके पाटीदार को कहें कि क्षत्रिय सबसे वो होते हैं, तो हंसेगा। हर सोसाइटी के अपने एलिट है। तो वेद और शास्त्र और मनुस्मृति क्या कहता है वो इंडियन सोसाइटी की रियलिटी नहीं, लेकिन मेथड दो है। या तो आप फील्ड में जाके फील्ड के हिसाब से डिफाइन करें, तो इंडिया में डाइवर्सिटी है, कोई कास्ट हेजेमोनिक नहीं है, हर रीजन के अलग अलग लोग हैं। और या तो आप एक जो वेस्ट देखता है कि शास्त्र के हिसाब से देखें, तो फिर आपको ये सब दिखेगा, तो आपको दिखेगा कि ब्राह्मण जो है वो टॉप होता है, फिर क्षत्रिय होता है, फिर वैश्य होता है, फिर शूद्र होता है, और एक पंचमा जो दलित होते हैं। अब इनकी बदमाशी देखिए कहां पे दिखती है। जब जहां पे इनको इंडिया, इनका इंटेंशन है कि इंडिया को निगेटिव लाइट में पोर्ट्रे करना है, तो जहां पे इनको टेक्स्ट मतलब शास्त्र या जो पुराने ग्रंथ के हिसाब से निगेटिव करने का मौका मिलता है, वहां ये टेक्स्ट वाले मेथड को अप्लाई करते हैं। और जहां इनको लगता है नहीं टेक्स्ट के हिसाब से तो इंडिया की इमेज अच्छी हो जाएगी, तो वहां ये फील्ड को, कंटेम्प्रेरी रियलिटी को डिफाइन करते हैं। तो इंटेंशन ये है कि किसी भी तरीके से निगेटिव पोर्ट्रे करते रहो, नैरेटिव का जो वॉर है। तो आप देखें कि जब इंडिया को एक ब्राह्मणिकल सोसाइटी दिखाना है, तो ये टेक्स्ट के मेथड में चले जाएंगे और मनुस्मृति के हिसाब से डिफाइन करेंगे, जबकि सोशियोलॉजिकली एक अलग मेथड फील्ड व्यू को दरकिनार कर देंगे। लेकिन अगर आप देखें जो विमेंस राइट या सेक्सुअलिटी और उसकी बात आती है, तो आपके पास कामासूत्र है, खजुराहो है, वात्स्यायन के टेक्स्ट हैं, बहुत रीति पोएट्री है, जिसमें इंडिया जो है विक्टोरियन मोरालिटी से पहले का इंडिया बहुत प्रोग्रेसिव है। बिल्कुल, वहां पे ये टेक्स्ट को दरकिनार कर देंगे और कंटेम्प्रेरी रियलिटी को दिखाएंगे। तो ये बेसिकली अंदर आत्मा से बेईमान लोग हैं। लेकिन नैरेटिव वॉर इसलिए ये सफल हो रहे हैं क्योंकि पूरी की पूरी जो दुनिया में यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस वहां बैठे हुए हैं, जहां पे इनकी फैक्ट्री है, वहां अभी भी इनका कब्जा है। और जैसे जैसे इनका चुनावी हाशियाकरण होगा, जो होने वाला है, वैसे वैसे नैरेटिव वॉर में एंटी इंडिया पिच बढ़ता जाएगा। 24 के बाद बीजेपी हिंदुत्व सेंट्रिक प्लेटफॉर्म फांसीवादी नहीं रहेगी, पूरी हिंदू सोसाइटी फांसीवादी हो जाएगी। तो ये बेसिकली इनका एक नैरेटिव वॉर है। और अभी का राइट जो है अब धीमे धीमे इंटेलेक्चुअल फील्ड में इंटरवीन करना शुरू, जिसकी बहुत जरूरत है, लेकिन अभी बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। आप बहुत 70 साल पीछे हैं। बिल्कुल सही है। इनके पास धरोहर है, रिसोर्स है, मेथड्स हैं, नेटवर्क हैं, आप बहुत पीछे हैं। बहुत अच्छा लगा, इतना सारा कुछ गेन करने को मिला इस कॉन्वर्जेशन से। एंड ये हमारा पूरा टॉपिक था इंडिया की पूरी आप कह लो जर्नी ऑफ लेफ्ट एंड राइट पोस्ट इंडिपेंडेंस टिल नाउ। एंड होप आप सब बहुत कुछ सीखे होंगे। एंड थैंक यू सो मच, आप आए, आपने बहुत कुछ सिखाया। एंड होप लोग भी देख के एंजॉय करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।